क्या हाजियों को क्या क्या तकलीफ आ सकती है आपके हिसाब से? क्या हाजियों को क्या क्या तकलीफ आ सकती है? और अभी आज से जाना चालू हो गया, थोड़े दिन पहले से जाना चालू हो गया, तो क्या क्या तकलीफ आ सकती है? कैसे रोका जा सकता है? कोशिश की जाए कि कम हो। अब हुआ ऐसा था कि जब 15 जनवरी लास्ट डेट थी तो सबने जो है रेट्स डाउन कर दिए थे। जहाँ से जिसके पासपोर्ट आए कलेक्शन किए, जो रेट में कलेक्शन करके पासपोर्ट नुसुक पे अपलोड कर दिए। जो ट्रैवल एजेंट है, जो फेक उमरा टूर ऑपरेटर है, वो सिर्फ घुमा रहे तो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर डिमांड करने लगे फेक उमरा टूर ऑपरेटर से, भाई पैसे आप हाजियों के लाके दो। मैंने सुना है कि 25,000 रुपये की टिकट आती है नॉर्मल, उसमें 18 से 25,000 में, और हज के टाइम पे वो टिकट 4 गुना, यानी 4 गुना ब्लैक हो रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर रिजू सर ने भी एक अनाउंसमेंट किया कि 100 USD बढ़ेगा एयर फेयर बिकॉज ऑफ वॉर। तो उन्होंने तो एयर इंडिया के लिए कहा था, तो सऊदी एयरलाइंस ने डायरेक्ट $300 बढ़ा दिया। तो मैं बैनर देखता हूँ, आप मुझे 90,000 रुपया देते हो उम्रा का, 90,000 से 1,30,000 रफली पकड़ रहा हूँ। जी, एक देखता हूँ 60,000 रुपया। देखिए कैसा है कि जो अगर सस्ता पैकेज लेता है, जिसने आपको 55,000 60,000 रुपये का अगर उसने बोला है, वो पैसे ले लेता आपके, और फिर जो है जो उससे पहले वाली बुकिंग ली हुई रहती है उनको लेके जाता है, फिर वापस सस्ते में बुकिंग लेता है, फिर जो आपकी बुकिंग ली रहती थी उसको ये करता है, तो ये टोटल रोलिंग करता है पैसे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक अलग किस्म का, एक मैसेज के लिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हो रहा है हमारा, हाजियों के लिए। ये पॉडकास्ट इसलिए किया जा रहा है कि जो हज पे जो हाजी जाते हैं, वो हाजियों को तकलीफ़ क्या क्या फेस करनी पड़ेगी और कैसे वो तकलीफ़ कम की जा सकती है। दूसरा, हज के सिलसिले में जो जो फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में इस हज में बातचीत रहेगी। और सारी बातचीतों को लेके हमारे पास जो है रेहान भाई आए थे, अल मुक़द्दस ट्रैवल के, फ़की मोहम्मद रेहान नाम है इनका, अल मुक़द्दस ट्रैवल चलाते हैं और हमारे से जुड़े रहते हैं। जब भी कोई मसला आता है हम इनसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे के मसले को सॉल्व किया जाए। तो ये जो है इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा पॉडकास्ट कीजिए कि जिसमें लोगों को समझ में आए कि हाजियों को क्या करना है, हाजी वहाँ जाके अगर परेशान होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो ये आइडिया हमारे दिमाग में दिया इस पॉडकास्ट के लिए, और वेलकम टू गली न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सलीम भाई। रेहान भाई, पहले बताइए कि आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर हो जी। हज के लिए, वीज़े के लिए दो चीज़ है, एक तो इंडियन गवर्नमेंट हज दो एंटिटी है, एक हज कमेटी ऑफ इंडिया है और एक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स है, यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर। या प्राइवेट टूर ऑपरेटर। टोटल 1,75,000 का कोटा रहता है हर साल आगे पीछे चेंजेस होते रहते हैं। अभी पिछले 3 साल से 1,75,000 है। 1,25,000 जो है वो हज कमेटी का, 52,500 डायरेक्ट देती है, और 50,500 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का है। जी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ऐसा है कि हज कमेटी जो है वो टोटली गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी है, अंडर द गवर्नमेंट चलती है। अंडर द गवर्नमेंट। प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर भी गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं, लेकिन उसका जितना भी इंतज़ाम होता है अकोमोडेशंस को लेके, खाने को लेके, ट्रैवल को लेके, ये प्राइवेटली अरेंज होता है। और इसके लिए जो है और चार्ज भी अलग प्राइवेट रहते हैं। हाँ, चार्ज भी जाहिर सी बात अलग, क्योंकि वो लोग अपनी सर्विस देते हैं, कैटेगरीज रहती है, कॉस्टली होटल्स, नियर बाय होटल्स रहते हैं, 5 स्टार सर्विस, 3 स्टार सर्विस, तो सर्विसेज के हिसाब से। अभी ये जो एचजीओ और सीएचजीओ में क्या फ़र्क होता है? एचजीओ सलीम भाई ऐसा है कि एक सऊदी गवर्नमेंट ने जो है 2025 में एक पॉलिसी लेके आई कि पहले ऐसा होता था कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र 50 और 100 का उनका कोटा होता था, तो ये लोग 50 और 100 कोटा लेके जाते थे और हाजियों को वहाँ पर सर्विस दी जाती थी। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि हम 50 और 100 को सर्विस नहीं दे पाएंगे, आप लोग जो है एक कंपनी कम से कम मिनिमम 2,000 का कोटा होना चाहिए। अच्छा। सो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी 2025 में लेके आई, जिसके अंदर उन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र का। तो एक कंसोर्टियम को 2,000 का कोटा दिया गया और उसके अंडर में सारे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स आ गए। जैसे कोई कंसोर्टियम में 30 है, किसी में 40 है, इस तरीके से उनके नीचे दूसरे आ गए, तो इस तरीके से ये जो कंसोर्टियम हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र है और एक हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र है। तो हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के पास सीएचजीओ होना ज़रूरी है एज़ पर दी पॉलिसी। जी। ये मोमा क्या होता है? मोमा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, जिसके अंडर में हज कमेटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स आते हैं। सारे कंप्लायंसेस मोमा के अंडर में आते हैं। मोमा एक तरह से इसको रूल बुक बोली जाए। यस, करेक्ट, इसको रूल बुक बोली जा सकती है। बराबर। सारे एचजीओ को, जितने भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर, सीएचजीओ, एचजीओ,
है तो सब प्राइवेट टूर ऑपरेटर। करेक्ट। इनको सबको मोमा के अंडर में लाएगा, ये सारे मोमा के अंडर में है, यानी इनको लॉ के हिसाब से, मतलब इनको कुछ लॉ या कंप्लायंसेस रहते हैं, Compliance या हाँ कंप्लायंसेस के हिसाब से इनको चलना रहता है। जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर एक्सपीरियंस है और फाइनेंशियली कैपेबल है, और वही जो है मोमा के पास रजिस्टर्ड होते हैं। जी। हज ऑपरेटर के लिए सबसे बड़ा क्या चैलेंज होता है? हज ऑपरेटर के लिए सबसे, आप लोग टूर ऑपरेटर को जो रहते हैं, जी जी, चैलेंजेस ऐसे कि जैसे अभी मोमा के एंड से पॉलिसी इशू होती है, पॉलिसी इशू होने के बाद उसके कंप्लायंसेस करने रहते हैं, फिर हमें फ़िक्स डिपॉजिट करनी रहती है, फिर उसके बाद ये जो पॉलिसी का जो इशू 2 से 3 महीना चलता है, स्क्रूटनाइज होता है, फिर उसके बाद हमें होटल्स बुक करनी रहती है, एयरलाइंस बुक करनी रहती है, फिर हाजी को अप्रोच करना रहता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे रेहान? जी, एक बताएंगे एक आदमी को कि एक टूर ऑपरेटर को वीज़ा इशू करने के लिए उसको क्या क्या करना है, थोड़ा एलोबरेट करके बताइए ना। कि जैसे पहले आपको ये करना पड़ता होगा, फिर आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाके होटल देखते होगे, फिर खाने का इंतज़ाम करना पड़ता होगा, फिर टिकट से, थोड़ा सा एक एलोबरेट करके बताइए। देखिए सिंपल तो नहीं है, बहुत ही टफ है। आज जून का महीना है, सॉरी मई स्टार्ट है। ये 2026 के लिए हमारा जो कंप्लायंसेस का काम स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था अगस्त से, 2025 से, ऑलमोस्ट 1 साल पहले से। यस। मतलब आप समझिए कि जैसे हज लास्ट टाइम ख़त्म हुआ जुलाई एंडिंग से, अगस्त से हम लोग सारे लोग इसी के पीछे लग गए थे। हम लोग बोले तो टूर ऑपरेटर। पॉलिसी आई, पॉलिसी आने के बाद पेपर सबमिशन हुए, पेपर सबमिशन होने के बाद 2 महीने स्क्रूटनाइज को लगा, और ऑलरेडी पिछले साल का हमारा पैसा पड़ा हुआ था। वो तो प्रॉब्लम हो गया था ना, जो पिछले साल का जो पैसा, तो वो ऑलरेडी पैसा हमारा ऑलरेडी रखा हुआ था। हम्म। उसके बावजूद भी हमें हर टाइमलाइन दी गई थी। 15 दिसंबर जो है, 15 दिसंबर हमें टाइमलाइन दी गई थी जोन और एसपीसी का पेमेंट करने के लिए। 15 जनवरी हमें टाइमलाइन दी गई थी होटल्स और अकोमोडेशन का पेमेंट करने के लिए। तो ये कैसे करते हैं आप, मतलब कैसे करते हैं? अभी होटल कैसे सेलेक्ट करते हैं? वहाँ जाना पड़ता है, या टीम रहती है, या वहाँ ऑफिस होता है? देखिए 2024 से पहले सलीम भाई हम लोग जो होटल्स है ना पर्सनली जाके सिलेक्ट करते थे जो होटल्स लेनी थी। अभी 2025 के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ गए। हमारे और होटल के बीच में एक एसपीसी करके कंपनी आ गई है। मतलब स्पेशल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसा ये है, कंपनी है जिनके थ्रू से हमें होटल्स लेनी रहती है। मीन्स पहले ऐसा होता था कि होटल ओनर डायरेक्ट बैठे हम कॉल करते थे कि सर हमारी होटल्स आप बुक कर लीजिए। अब ऐसा है कि पहले हमें होटल के लिए रिक्वेस्ट नुसुक, एक नुसुक का पोर्टल है। सबसे पहले नुसुक के बारे में आपको बता दूँ। वो अपन आएंगे तो उसमें जी जी, अच्छा। तो नुसुक के ऊपर हमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है, फिर वो नुसुक के पास से एसपीसी को जाएगी, एसपीसी के पास से होटल ओनर को जाएगा, फिर होटल ओनर अप्रूव करेगा, और उसके बाद हमारी होटल फाइनलाइज होती है। तो एसपीसी ने भी बहुत सारे उनके एसपीसी कौन हो, क्यों एसपीसी आ गई? एसपीसी कैसा हो गया सलीम भाई कि एसपीसी सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की 2 से 3 कंपनी है जो इंडिया का ही काम करेगी। जैसे एक दूफल बैत है, एसपीसी है, एक मशारिक है। तो ये 2 कंपनी के थ्रू से ही हम होटल बुक कर सकते हैं। क्या रीज़न ऐसा है कि उनको ऐसा डालना? रीज़न रेगुलराइज करना अच्छे तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, कि एक ही कंपनी हाजियों का काम देखे जाए। जैसे दूसरे कंट्रीज़ के लिए दूसरी कंपनीज़ है। यानी अरबी लोग जो है, जो बोलते हैं सऊदी बात, वो अपना काम करने के लिए पूरी दुनिया को तकलीफ दे रही है। अब ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हज तो कई सालों से होता है और माशाल्लाह हर बार हज होता है, अच्छे से हो जाता है। ये अपना काम आसान करने के लिए पूरी दुनिया को तकलीफ दे रहे हैं। देखिए पहले ऐसा था कि ना, पहले मौलिम डायरेक्ट हुआ करते थे। जैसे मौलिम है ना, मौलिम एक इंडिविजुअल प्रोपराइटर कैसे रहते थे, वैसे 4-5 जन मिलकर अपना ग्रुप बनाते थे। उनको मौलिम मिलता था, उनको जगह मिलती थी मीना में, अरफात में उनको टेंडर्स मिले जाते थे। अपनी इंडियन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने 2024 से जो है उसको एक कंपनी के रूप में, मतलब एक कंपनी के एंगल में उसको एस्टेब्लिश करने बोला। या ना एक प्राइवेट कंपनी है। अब वो प्राइवेट कंपनी तो अपना प्रॉफिट तो लेगा, बिना प्रॉफिट तो काम नहीं करेगा। हाजियों पे बर्डन तो बढ़ गया 100% सलीम, कुछ तो बढ़ा, मैक्सिमम ज़्यादा बर्डन, क्योंकि लेयर ज़्यादा बढ़ गए। जैसे अगर आप और मैं डायरेक्ट अगर डील कर रहे हैं तो बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डील करने के लिए बीच में मिडल मैन है, और वो है एसपीसी। तो नुसुक के बारे में बता रहे थे आप, नुसुक के बारे में बताए, क्या नुसुक है, कब चालू हुआ, और उससे आम हाजी को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा किसको हुआ?
नुसुक तो काफ़ी टाइम से है, मेरे ख्याल से 4-5 साल से मैं नुसुक है। 2024 से ज़्यादा उसको वो कर रहे हैं ना, सारी बुकिंग वहीं से कर रहे हैं। 2024 से ये भी नुसुक एक सऊदी गवर्नमेंट की एंटिटी है, जिसके मतलब ये एक सॉफ्टवेयर बोला जाए और वो कंपनी है जिसके ऊपर आपको सारी सर्विसेज उसी के थ्रू से आपको लेनी है। जैसे वीज़ा, आपको वीज़ा लेना है, होटल्स लेना है, अकोमोडेशंस लेना है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं से लेनी है। जैसे कैटरिंग लेना है। सो ये है कि सऊदी की जो कंपनीज है जो हमें काम जो हमारा काम करेगी वो नुसुक के पास रजिस्टर्ड है और हम नुसुक के पास रजिस्टर्ड है वाया इंडियन गवर्नमेंट। समझ गया। तो वो सर्विसेज जो भी पहले है ऐसा होता था कि डायरेक्ट जो है नुसुक से, अभी तो ऐसा है कि एक आदमी को अगर हज कमेटी से नहीं जाना है, प्राइवेट टूर और तो पर्सनली भी वो नुसुक से बुकिंग कर सकता है। नहीं, इंडिया के लिए ऐसा हज नहीं की नहीं बात कर रहा हूँ, फिर उम्रा हज के में है ना भाई, है नहीं, हज में यहाँ पर इंडियंस के लिए नहीं है, वो यूएसए वालों के लिए है। उसके पास भी कुछ ये है प्रोसेस यूके है। के लिए भी है। यूके के लिए, उसके लिए भी कोई प्रोसेस है कि पहले उसको एसपीसी चाहिए। पहले एसपीसी नुसुक के थ्रू, पहले उसको नुसुक के थ्रू एसपीसी चाहिए, उसको होटल्स लेना है, उसके बाद वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस के लिए अभी तक का नहीं किया उन्होंने। हज हाउस और पीटीओ में क्या फ़र्क है? प्राइवेट टूर ऑपरेटर, हज कमेटी वही हो गया, हाँ। गवर्नमेंट एंटिटी है। पीटीओ जो है, पीटीओ जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर है वो गवर्नमेंट के अंडर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स है। जी। अभी जो हमारा जो मकसद था ये पॉडकास्ट का, क्या हाजियों को क्या क्या तकलीफ़ आ सकती है आपके हिसाब से? क्या हाजियों को क्या क्या तकलीफ़ आ सकती है? और अभी आज से जाना चालू हो गया, थोड़े दिन पहले से जाना चालू हो गया, तो क्या क्या तकलीफ़ आ सकती है? कैसे रोका जा सकता है? कोशिश की जाए कि कम हो। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हज के इंडिया से तो 12-13 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे जाना। मेरे ख्याल से 18 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह जाना, और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के भी ग्रुप्स डिपार्चर स्टार्ट हो गए। अब इस साल ऐसा हुआ था सलीम भाई कि हमें जो है ना एक टाइमलाइन दे दिया गया था कि 15 जनवरी विल बी द लास्ट डेट फॉर द इशूइंग ऑफ वीज़ा, फॉर द बुकिंग ऑफ वीज़ा। मतलब 15 जनवरी हमें लास्ट डेट दे दी गई थी। अब बाद में ऐसा हुआ कि हमारे सऊदी गवर्नमेंट ने इंडिया से एक हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के लिए एक SPOC करके उनको एक सिलेक्शन किया। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कम्युनिकेशन करके, और इंडियन मिनिस्ट्री ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कम्युनिकेशन करके वो जो टाइम है उसको बढ़ा दिया गया था। तो इससे क्या हो गया कि जो वीज़ा इशुएंस के, कैंसलेशन के, मतलब हमें ज़्यादा टाइम मिल गया। अब हुआ ऐसा था कि जब 15 जनवरी लास्ट डेट थी तो सब ने जो है रेट्स डाउन कर दिए थे। किसने सोचा लॉस हो प्रॉफिट हो, उन्होंने पासपोर्ट्स जहाँ से जिसके पासपोर्ट आए कलेक्शन किए, जो रेट में कलेक्शन करके पासपोर्ट नुसुक पे अपलोड कर दिए। अब यहाँ पर जो बेनिफिट जो मिला वो जो हमारी नज़र में जो फेक उम्रा टूर एजेंट है, जो क्या करते हैं कि हज पे जाने वाले हाजियों को अपने एंड से ऐसी ऑफ़र दे देते हैं और पूरा पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेने के बाद जो रजिस्टर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को पैसा नहीं देते। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना चाहा, उन्होंने हाजियों से पूरा पैसा ले लिया, हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र को पैसा नहीं दिया, और पासपोर्ट जो है हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र ने नुसुक के ऊपर अपलोड कर दिए। अब ऐसा हो गया कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र पैसा मांग रहा है, पैसा दे नहीं रहे। जो ट्रैवल एजेंट है, जो फेक उम्रा टूर ऑपरेटर है, वो सिर्फ घुमा रहा है। लेकिन बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट की और हमारे SPOCs ने कम्युनिकेशन करके सऊदी गवर्नमेंट से जब नुसुक पोर्टल ओपन हो गया हमारे लिए, तो हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र डिमांड करने लगे फेक उम्रा टूर ऑपरेटर से, भाई पैसे आप हाजियों के ला के दो। तो उसमें उन्होंने पैसे पहुँचाया नहीं। जब जाहिर सी बात है सलीम भाई, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी तो वीज़ा कैंसिल होना ही है। तो काफ़ी ऐसे वीज़ा कैंसिल हुए हैं, और इसके वजह से जो है काफ़ी फेक हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स जो है वो एक्सपोज भी हुए हैं, आए दिन न्यूज़ में सुनने आ रहा है। तो मोस्टली मेरे गुजारिश है लोगों से कि डायरेक्ट रजिस्टर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के पास ही अपनी बुकिंग कराया करें। अब ये जो आप लोग का PTO है, रजिस्टर्ड हज ग्रुप में, एक आम आदमी, एक आम हाजी ये सब नहीं देखता है, क्योंकि क्या इसमें आप लोग की कमज़ोरी है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, फेक टूर ऑपरेटर बीच में आ जा रहे हैं? ये बात आपकी सही बोल सकते हैं कि हम जो है डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र
इसीलिए हमने ये आपके साथ पॉडकास्ट किया है जी, कि जी, जी। ताकि इंशाल्लाह जो हुज्जाज कराम है जाने वाले वो समझ सके कि हमें आइंदा साल अगर जाना है तो डायरेक्ट हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के थ्रू जाना है। आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हैं। अभी तो एआई का ज़माना है, आप चैट जीपीटी पे जाके पूछ ले कि मुझे हज पे जाना है, किसके थ्रू जाना है। अरे ये फेक टूर ऑपरेटर भी एसईओ से गूगल पे अपना नाम ऊपर लेके आ जाते हैं। नहीं तो आपको ये देखना है कि मिनिस्ट्री जैसे मैं बताऊं हम लोग है ना सबका ऐड नहीं डालते। बराबर। हमने क्या करते थे कि भाई ये आदमी जो हज वाले रहते हैं, उम्रा की बाद में बात करेंगे, हज वाले लोग को लाइसेंस मिलता है बराबर। तो हमने क्या किया, जो आपकी सीएचजीओ एचजीओ की लिस्ट है ना, वो लाइसेंस वालों का एडवर्टीजमेंट चालू किया। क्योंकि अगर कभी गया ना तो हम तो मिनिस्ट्री में कंप्लेंट कर देंगे, देखो भाई इसने ऐसा किया, एफआईआर लिखा देंगे। एग्जैक्टली। तो हमने ऐसा कर दिया। मगर ये आम हाजी ये सब चीज़ नहीं जानता है ना, हाजी कैसे पहुंच पाएगा आप लोग तक? देखिए जो हाजी को अगर बुक करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है। बराबर। वो ऑफिशियल होता ये है कि जैसे पहले हम लोग हमारी पॉलिसी आती है, पॉलिसी आने के बाद हमारे पेपर्स हम सबमिट करते हैं, हम जो फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, जैसे सीएचओ की फिक्स डिपॉजिट है 50 लाख रुपए। एक यानी सीएचओ के बाद हम लाइसेंस वाला बोलेंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा। हाँ, लाइसेंस वाले जो लाइसेंस वाले रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है, उनकी 50 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट है लीड की। फिर उसके बाद जो कैटेगरी 1 आता है उनकी कम है, फिर जो कैटेगरी 2 आता है उनकी कम है। ओवरऑल हमारी डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास पड़ी रहती है। उसके बाद हमें जब लाइसेंस मिल जाता है, हमें लाइसेंस मिलने के बाद हमें बोला जाता है कि आप जो है आपका पैकेज अपलोड करो गवर्नमेंट के पोर्टल पे। तो हम हमारा पैकेज गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करते हैं, जहाँ पे आपको सारे टूर ऑपरेटर्स के पैकेज मिलेगी। पैकेज सब पूरा कि वो कहाँ लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, उसका सेक्टर कौन सा है, डेस्टिनेशन क्या है। तो पब्लिक भी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, तो ये है कि पब्लिक, हालांकि गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से बता रही है लोगों को कि कैसा बुक करना है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू सर भी अच्छे से। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, टूर ऑपरेटर कभी गवर्नमेंट के बारे में गलत नहीं बोलेगा। चलिए। जी। नहीं तो उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बुकिंग करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है। अब जो फेक मिसगाइड करता है, एजेंट लोग जो है वो अपने 20-25 हज़ार की लालच में जो है हाजियों के साथ उनको मिसगाइड करते हैं। और हाजियों का काम है कि उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करना है। जैसे हज कमेटी आप देखिए, अभी हज कमेटी को तो कोई एडवर्टाइज आने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मेट है। हज कमेटी के पास तो ऑटोमेटिक फुल हो जाता है, वेटिंग लगती है। तो हज कमेटी के लिए भी कैसा है कि लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसलिए है कि वहाँ पर एक रेट है, सब चीज़ प्रोसेस है और गवर्नमेंट अंडर में। और जहाँ तक गवर्नमेंट ऐसी होना चाहिए, वैसे अभी गवर्नमेंट कमा रही है कि नहीं वो नहीं पता, मगर एक नॉन प्रॉफिट के हिसाब से हज हाउस को चलना चाहिए। चलती है कि नहीं वो अलग बात है, अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। नहीं वो अलग बात है, वो डिबेट में आ रहा है। अभी वो घड़ी की बात आ गई, देखो ना यार, क्या ऐसी घड़ी टिका दी है 7 घर की कि बच्चे लोग रास्ते में 100 रुपये वाली घड़ी लेके चलते हैं। सलीम भाई, इसमें भी है ना, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। मैनेज कौन कर रहा है वो देखिए, हमारे ही लोग हैं, हमारे मुसलमान लोग ही है ना मैनेज करने वाले। अभी तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी आए। नहीं देखिए, जहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं, ग्राउंड पे देखिए आप ग्राउंड पे जो जा रहे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मक्का जा रहा है, जो मदीना जा रहा है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो भी ईमान वाला है ना। तो उसको भी समझना चाहिए ना कि भाई व्हाट आई एम रिकमेंडिंग टू द हुज्जाज। अगर वो मना कर दे कि नहीं ये दिस इज़ नॉट, ये बेनिफिट नहीं होगा, तो गवर्नमेंट प्रोसेस। देखिए पहली बात क्या है कि लोगों ने माइंडसेट बना लिया कि गवर्नमेंट की सारी गलती। सर गवर्नमेंट ने जो है यहाँ के लोग अपॉइंट किए ना, बड़े बड़े लोग अपॉइंट किए। आप देखिए माशाल्लाह सब अपने लोग, तो उनको भी एथिकली चलना चाहिए ना। क्या अपॉइंट किया यार, सऊदी और एयरलाइंस वाला 2 बार पैसे बढ़ा दिया। अभी आप है तो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं, सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी एयरलाइंस प्राइवेट एंटिटी है। नहीं तो प्राइवेट एंटिटी को एंट्री क्यों दे रहे हो? जो मुनाफा खाने के लिए उनको एंट्री नहीं होनी चाहिए ना भाई। हाँ, एक बात बताता हूँ। एक हाजी को आप बोलते हो आज की तारीख में कि भाई मैंने सुना है कि 25,000 रुपये की टिकट आती है नॉर्मल, उसमें 18 से 25,000 में, और हज के टाइम पे वो टिकट 4 गुना, यानी 4 गुना ब्लैक हो रहा है। इस बात को मैं एग्री करता हूँ। जैसे सऊदी एयरलाइंस नहीं, ये सवाल का जवाब मैं नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसमें आए और आप कुछ जवाब दे, क्योंकि आपका काम रहता है। मगर एक आम आदमी अजी क्या करे, अचानक उठ के सुबह उठ के बोलते 12,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, फिर दूसरे दिन बोलते 12,000 के ऊपर से 18,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये तो मनमानी रोकनी पड़ेगी ना। जी, रोकनी तो ज़रूर पड़ेगी। जो कंसर्न पार्टी है
अभी जो कंसर्न पार्टी जो सऊदी एयरलाइन से जाते हैं जो या दूसरे एयरलाइन से जाते हैं, अभी ये वॉर के हालात की वजह से सब लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ यार ठीक है। सऊदी में पानी से ज़्यादा सस्ता पेट्रोल है। जी जी। सऊदी एयरलाइंस जो है ना, उन यहाँ पर जो है ना उनका जीएसए है वो ऑपरेट करता है, हाँ वो ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पर है ना उनकी मनमानी चलती है। मैं तो खोल ओपनली बता सकता हूँ इस अच्छी बात। बात है, अगर आप बोल रहे हो तो ये हाजियों के लिए नहीं नहीं, ये यहाँ पर उनकी मनमानी चलती है। तो जैसे आपको पहले प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम क्या है हाँ क्योंकि कि कल जैसे से बोले भाई इसकी ये अल मुकद्दस ट्रेवल तुम्हारा, जी जी। इसको भाई बुकिंग मत दो, ये नहीं, मत जो दो। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। जैसे शुरुआत में 70,000 इन्होंने फेयर अनाउंस किया था, उसके बाद इन्होंने जो है जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर रिजू सर ने भी एक अनाउंसमेंट किया कि $100 बढ़ेगा एयर फेयर बिकॉज ऑफ वॉर। तो उन्होंने तो एयर इंडिया के लिए कहा था, तो सऊदी एयरलाइंस ने डायरेक्ट $300 बढ़ा दी, $330 मीन्स 70,000 की टिकट आज वो 1,03,000 में सेल कर रहे हैं, जो और लास्ट में इंडियन डिपार्चर। गवर्नमेंट कितने में दे रही है इंडियन एयरलाइन? इंडियन एयरलाइंस ने जो है वो सिर्फ $100 बढ़ा है, 100 एंड और फेयर कितना था? अप्रोक्सीमेटली एयर इंडिया का फेयर कम था, 60-70,000 के रेंज अब में यहीं था। पे देखिए 15,000 रुपया 20,000 रुपये का ऐसी फर्क आ गया है। अब एक नॉर्मल, आप मेरे को एक नॉर्मल चीज़ बताइए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टूर ऑपरेटर, प्राइवेट टूर ऑपरेटर, और गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, आप एक नॉर्मल मेरे को बताइए, नॉर्मल मुझे जाना है, ना उम्रा पे जाना ना हज पे जाना, अगर मुझे सऊदी जाना है तो क्या टिकट फेयर है? देखिए नॉर्मल नॉर्मल देखिए, रियाद जाके आना है तो रियाद है, जिद्दा है, अगर आपको जाके आना है तो नॉर्मल 27 से 30,000 का फेयर होना चाहिए। 30,000 पकड़ो, बराबर है। अगर मैं आपके पास आऊँ रेहान भाई, मेरे को 10 जन को जाना है तो थोड़ा कम करोगे आप? देखिए लेट्स टॉक बिजनेस। देखिए सलीम भाई, इसमें एक्चुअल में होता क्या नहीं है। नहीं, मैं लेट्स कम लाइक दिस ओनली, मुझे 30,000 लेके जाना है। सलीम भाई, मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसमें होता ये है कि जो एयरलाइंस आती है ना, एयरलाइंस और कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं है। जैसे मैं टूर ऑपरेटर हूँ, तो मेरे को अगर फ्लाइट्स लेना है, तो इस बार सऊदी एयरलाइंस ने क्या किया कि बीच में सीएचजीओ को रख दिया। मतलब मैं डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस से टिकट नहीं परचेज कर सकता, ये उन्होंने रूल निकाला। किसने रोल निकाला? सऊदी एयरलाइंस तो यानी उनकी मनमर्जी चलेगी? यस, अभी ये चल रहा है। हाँ, ये मनमर्जी चलेगी उनकी, ये बर्डन अभी- तो हाजियों पे आ रहा है। हाँ, ये अभी चल रहा है ऐसा। और दूसरी एयरलाइंस को लेके, अभी दूसरी एयरलाइंस को क्या लेके, कुछ पर्सनल इन्वेस्टर्स है, हम्म। वो लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईद मिलादुन्नबी पकड़ ये पहले टिकट खरीद लेते हैं भाई, Correct, ये सब bluff. मालूम है। यस करेक्ट ये सब है ना, धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, करेक्ट करेक्ट बाहर खड़े रह के बाद में ब्लैक करते हैं। करेक्ट, ये ऐसा ये चलता सब है। है ना। पहले ना मैं आपको बता दूं कि टिकट इतनी महंगी क्यों होती है। टिकट महंगी इसलिए होती है, हालांकि पॉडकास्ट तुम्हारा है भाई और बोल मैं ही रहा हूँ, मगर ये अपन ने पब्लिक कॉज के लिए बनाया, इसलिए मुझे भी बोलना चाहिए जी जी। कि ये लोग क्या करते हैं कि पूरी है ना बुकिंग कर लेते हैं, 4-5 जन है इन्वेस्टर है, बड़े बड़े एयरलाइंस के, मैं तो सऊदी एयरलाइंस के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। ये क्या करते हैं, इनके जो यहाँ के जो मेन है वो उनको बोलते हैं भाई तू ये 1000 टिकट ले ले, ये 500 टिकट ले ले, वो अपना लेके बैठ जाता है। 30,000 में अगर वो टिकट ले लिया तो 70,000 रुपया, 80,000 रुपये में, 90,000 रुपये में वो जो है एयरलाइंस के हाजियों के साथ, हाजियों से पैसे लेते हैं। ये ऐसे कमाई होती है यहाँ पर। नहीं, लेकिन इतना नहीं रहता, 5-7 हज़ार का क्या डिफरेंस बात रहता कर है। रहे हैं यार? नहीं, ये अभी आपने कहा नॉर्मल 30,000 रुपया लगे, अभी आप साइड लेके बात मत करो। नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ। 30,000 रुपया आपने कहा नॉर्मल जिद्दा इधर हो जाएगा, जाने की जगह है, बराबर देखिए, है? हज के टाइम पे क्या होता है, जो फ्लाइट्स जाती है ना, जो पहले फेज में फ्लाइट जाती है ना सलीम भाई, वो जाने के टाइम पे फुल रहती है, आने के टाइम पे खाली रहती है। तो रिटर्न देखो भाई यार, नहीं मतलब एक इंटरनेशनल लॉ क्या है टिकट का? इंटरनेशनल लॉ है कि 2 साइड की आपको टिकट लेना है, करेक्ट। बराबर, जब तक आप पूरा इंडिया से शिफ्ट नहीं हो। उसमें ये नहीं देखा जाता क्या, दूसरी जगह भी ऐसी है कि अगर मैं आज 11 तारीख को जा रहा हूँ तो अगली 18 तारीख को आऊँ। नहीं, ऐसा नहीं सलीम भाई, मैं रिटर्न एयरफेयर है, एयरफेयर में यही होता है कि भाई आदमी जिस दिन जाता है उसी दिन तो वापस नहीं आता है। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, हज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबको जो है वो 3 ज़िलहज्जा तक का पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? जिद्दा, मक्का पहुँचना है। तो जितनी भी फ़्लाइट जा रही है 3 ज़िलहज्जा से पहले, वो सिर्फ जाएगी भरी हुई, आएंगी भरी हुई नहीं आएगी ना, क्योंकि सब आएंगे 10 ज़िलहज्जा के बाद हज करके, और फिर आने में लोड रहेगा, जाने में लोड नहीं रहेगा। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए वो लोग के फेयर थोड़े हाई रहते हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और रही बात उम्रा के टाइम पे, तो उम्रा में ऐसा था कि पर्सनली कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं जो डायरेक्ट एयरलाइन से फेयर परचेस कर लेते हैं बल्क में। जैसे दुबई सेक्टर पे भी होता है, खाली जिद्दा सेक्टर पे भी नहीं, ये दुबई सेक्टर पे भी होता है और डोमेस्टिक सेक्टर्स पे भी होता है ये। और फिर बाद में ये लोग 5-7 हज़ार अपना कमीशन रख के उसको सेल आउट करते हैं। अच्छा, हज में अभी अपन बात करते हैं, ये तो इसकी हो गई, जी जी। सऊदी एयरलाइंस की परेड हो गई, अभी अपन बात करते हैं, आएंगे तुम्हारे किरण रिजिजू पे भी आएंगे। जी जी। बात करते हैं कि एक
हाजी हज में अभी जैसे चालू हो गया, एक हाजी को क्या क्या तकलीफ आ सकती है, आगे समझो जाएगा क्या क्या आ सकती है वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर मैं आपको केस बता दूँ, चलो यहीं से बात करते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पे कल एक केस आया कि 2 हाजियों का पासपोर्ट उनको नहीं मिला एयरपोर्ट पे, पता है, जिद्दा एयरपोर्ट पे के बॉम्बे एयरपोर्ट। ओके ओके हाँ हाँ ये गए, हाँ वो जो पासपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, हाँ। मेरे ख्याल से इमिग्रेशन भी शायद हो गया था या कुछ था, ये बाद में लगेज में सामान चले गया, और जब बाद में इनको बोलते ना पासपोर्ट दिखाओ, तो पासपोर्ट नहीं था इनका, ओहो अल्लाह अकबर। और वापस आना पड़ा इनको। तो ये तो हाजी की लापरवाही है, ये तो सीधा इसको, क्योंकि बूढ़े उसको 70-75 साल के उनके साथ वाले जो जा रहे हैं उनको वेरीफाई हाँ, करना उनके चाहिए ना। साथ कोई 2 अकेले थे भाई, नहीं तो उनको वेरीफाई करना सारी चीज चाहिए इन ना। पे हाजी पे अच्छा, जाती है। और नहीं कंसर्न ये है कि जो ये CISF रहती है जो एंटर करने से सबने पहले, हेल्प किया। सबने अब पता है पासपोर्ट कहाँ से मिला? हाँ जी उनके हैंडबैग में, बहुत जो हैंड, मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं जी, भी जी। डालूंगा ये जी, न्यूज, मैंने खुद बात की है। वो जो हाथ में लेके ढूंढ रहे पासपोर्ट, वो पासपोर्ट उनकी बैग में था, मगर किसी ने भी वो बैग नहीं चेक किया। अभी कोई चीज घूमती तो आदमी बोलता है ना जेब चेक कर, चाबी घूम गई तो जेब जी, कर, जी, जी। मगर किसी ने वो बैग चेक करने नहीं बोला। जब यहाँ हज हाउस में आए तो यहाँ हज हाउस में कुछ डॉक्यूमेंट निकाले तो देखे तो पासपोर्ट निकला। अल्लाह अकबर। तो तो शैतान है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए पहली बात कैसा है कि जैसा हाजी एयरपोर्ट पे पहुंचता है काफ़ी इमोशनल होता है, और उस बीच में जो है वो अपने चीज़ें भूल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने हाजी अपने बैग में पैसे रख लेते हैं, जो चेक इन होता है वो बैग में पैसे रख लेते हैं। कितने हाजी जो है जैसे सिगरेट हो गए, तंबाकू हो गए, ले जाना तो एक साथ इतना सारा रख लेते हैं, फिर वहाँ उतरने के बाद उसके इश्यूज़ आते हैं। तो मतलब इतना प्रेशर होता है इमोशनल हाजी के ऊपर कि वो ये सब चीज़ भूल जाता है। हाँ जी, तो हाजी को चाहिए कि प्रिकॉशन लेना है कि जो इंडिया के लॉ है और जो सऊदी के लॉ है उसको अवॉइड करके मैं आपको उसमें एक अच्छी बात बताऊँ, ऐसे तो हम बुराई करते हैं जी हज कमेटी वगैरह की, मगर एक अच्छी बात हो गई कि ना उनको, मैंने उनसे पूछा क्या आपकी तो बोर्डिंग पास इश्यू हो गई थी, आपकी सीट तो खाली जाएगी या भर दी होगी क्या पता, तो क्या आपको डबल पैसा भरना पड़ेगा? तो बोले नहीं, इन्होंने कहा है कि मैं उनको एडजस्ट कर देंगे। एक अच्छी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह उनके चार्टर्ड फ्लाइट रहते हैं डायरेक्टली, जैसे हजूर ऑर्गेनाइजर करके चार्टर्ड नहीं होते, उनके डायरेक्ट चार्टर्ड फ्लाइट होते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट पे टेंडर दिए जाते हैं और फिर उनके जो है फ्लाइट्स लिए जाते हैं। वो एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा वो है। चलो अभी यहाँ से जब जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरता है तो हाजी को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कोई गाइड कर सकते हो? देखिए पहली बात तो मैंने मोस्टली ये देखा है कि जैसे कोई जिद्दा जा रहा है ना, पहले जिद्दा ही जाते हैं ना? पहले जिद्दा ही जाते हैं। जिद्दा जा रहा है तो सब लोग ऐसा सोचते हैं कि जिद्दा में मेरा ये रिश्तेदार है, मैं उसको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। तो पहला तो सबसे पहली रिक्वेस्ट ये कि आप अपने कोई किसी करीबी का सामान ही नहीं लेना, क्योंकि जिद्दा का जो एयरपोर्ट है जहाँ पे हाजी लैंड होता है उसको बोलते हैं मबनल हज्जाज। वो स्पेशली डिज़ाइन है हाजियों के लिए। तो जैसे ही हाजी वहाँ से एग्ज़िट होते हैं तो वो सिटी में नहीं जा सकते, और डायरेक्ट बस रुकेगी आपकी जहाँ होटल है, वही होटल पे बस रुकेगी। वहाँ पर आपका जो SPC जहाँ जो कंपनी वाला है वो स्टाफ आएगा, वो देखेगा ये होटल है तो वही होटल पे। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर में सेम है, वो लोग आ जाएंगे लेने। सेम SPC आएगा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर कभी साथ में रहता है, उसको पता रहती है मेरी ये होटल ये जगह पे, तो फ़ौरन पहुँच जाता है। अब जो यहाँ से जो अगर जा रहे किसी के भी साथ में, तो जो जिद्दा का जो एयरपोर्ट है वो कैसा है ना, ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है बाहर। जैसे हमारे कैसा है कि बाहर खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें हैं, पानी है, तो वहाँ पर इतनी जी, और चलना बहुत पड़ता है। तो लोगों को क्या करना क्यों नहीं है? गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगेगा लाखों हाजी आ रही है, फिर सारी फैसिलिटीज होना चाहिए? वो लोग क्या चाहते हैं कि हाजी उतरो फ़ौरन बस में बैठ के डायरेक्ट मक्का चले जाए, वहाँ रुके हुए नहीं, क्योंकि वहाँ बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता। जैसे अगर हाँ, यानी अगर चाय पीने रुकेगा, पानी पीने रुकेगा तो टाइम जाएगा ना, जैसे अगर इतना वहाँ पर। यस मतलब जैसे अगर आप वहाँ रहते हो जिद्दा में और आपके कोई मम्मी अब्बा आ गए, फिर भी आप उनसे मिल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट बस में बिठाते हैं, देन डायरेक्ट होटल पे ले जाते हैं। फिर तो उस दौरान जो रहता है कि हाजी को वेट करना रहता है, तो सूखा स्नैक्स जो है वो साथ में लेके जाके कैरी करें। शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो थम्स अप, पेप्सी, ये जो चीज़ें रहती है उसको अवॉइड करें। फ्रूट साथ में ज़्यादा लेके जाए, जैसे हम लोग हाजियों को बोलते हैं एप्पल साथ में कैरी करो, बेटर रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर अगर रहे तो वो कैरी करें। तो ये पर्स में जो है अपने साथ में सूखा खाना रेडी रखे, जिससे खाने से आपको थोड़ी सी ताकत मिले। जी, गर्म की वजह से बोल रहे हो? गर्म की वजह से, टाइम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आते 5 घंटे पहले, ये एयरपोर्ट पे आते 5 घंटे पहले,
फिर 6 घंटे का सफ़र, फिर 2-3 घंटा वहाँ पहुँचना, फिर वहाँ से जिद्दा से मक्का की जर्नी 3-3.5 घंटे की जर्नी, तो टोटल यहाँ से उनको 18-20 घंटे लग जाते हैं। तो इसमें फ़्लाइट में जो खाना मिलता है मुख्तसर सा मिलता है, कभी हाजी नाराज़ ये हो जाए, इमोशन होता है तो नहीं खा पाता, तो थोड़ा सा एक टेम्पररी सूखा स्नैक्स साथ में कैरी करें तो कितना बेटर वक्त लगता है वहाँ से होटल तक जाने का? देखिए जिद्दा से मक्का की जो जर्नी 90 किलोमीटर है, 90-100 किलोमीटर है। लेकिन क्या होता है, ट्रैफिक व्रैफिक बहुत रहती है? और ट्रैफिक हाईवे पे तो नहीं रहता है, जैसे ही मक्का सिटी आता है तो ट्रैफिक बढ़ता है, लेकिन जो प्रोसेस है ना, जैसे हाजी मक्का पहुंचा, और मक्का पहुंचने के बाद जो गवर्नमेंट की एजेंसी आएगी उसको लेके जाएगी होटल पे, तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा 1-1.5 घंटा वो लगता है। वेरीफाई करते हो लोग, कार्ड चेक करते हैं, वीज़ा चेक करते हैं, तो ये प्रोसेस को 1-1.5 घंटा लगता है। तो आप ये पकड़ सकते हो कि जिद्दा से मक्का 3-3.5-4 घंटा लग सकता है मिनिमम, मैक्सिमम 10 घंटा भी लग सकता है। काफ़ी हम लोग इसलिए अपने पानी वानी सब रखे हैं। तो होटल वाले प्रोवाइड नहीं करते आप लोग, पीटीओ वाले? नहीं, जैसा हमारे पास पहुंचेंगे तो हम लोग तो सारी चीज़ें रेडी रहती है, हम लोग खाना रेडी रखते हैं। तो यानी पहले वहाँ पर गवर्नमेंट की एजेंसी आएगी, लेके जाएगी सब? यस, ये प्रोसेस रहता है, वो वेरीफाई करेंगे ना कि तो आप लोग की प्राइवेट टूर ऑपरेटर वाले अपनी बस नहीं करते? नहीं, हमें क्या है कि हमें ऐसा किया गया है कि सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के थ्रू से ही लेनी की, जो सर्विस हज कमेटी को मिल रही है वो सर्विस ही हमें भी मिलेगी, क्योंकि ये सारी सर्विस की एश्योरेंस गारंटी सऊदी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। इसमें आप लोग दोगे तो आपका रेट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम लोग कर भी नहीं सकते, प्रॉफिट कम हो जाएगी। नहीं, प्रॉफिट का इशू नहीं, हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ पर उनकी मंदूब रहते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है? एक बार होटल पहुंच गए तो उनको उम्रा के लिए जाना रहता है। अच्छा, यानी हज से पहले उम्रा कंपलसरी? हाँ, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो एहराम में जाएंगे तो पहले उनको उम्रा ही करना है ना। हज के लिए तो आपको 7 जिलहज्जा की रात को या 8 जिलहज्जा की सुबह में निकलना रहता है, तो यहाँ से तो पहले आपको उम्रा ही करना है। तो आपको पहले होटल में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके, ताकत बढ़ा के, एनर्जी बढ़ा के, फिर आपको उम्रा के लिए जाना है। और उम्रा के लिए भी जाने के लिए आप कुछ जो है ठंडा वक्त कहते हैं जिसे, रात को मगरिब ईशा के बाद नमाज के बाद अगर हरम की तरफ जाए तो फैमिली लेडीज और बच्चे हो तो वो टाइम, हाँ बेटर है, मतलब वो ठंडा होगा। अभी वहाँ कैसा है कि 7-7:30 बजे बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है शाम को, सुबह में। तो बेटर ये है कि ईशा के बाद सब एक साथ इतना वहाँ वो टाइम पे जाएंगे तो फिर तो हो भी नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि सलीम भाई कि जिसको उम्रा करना है, जो एहराम में है, उसी को ये हरम के सहन में अलाउड है, वही काबे शरीफ के पास जा सकता है। बाकी जो अगर नॉर्मल ड्रेस में अगर आप हो तो आपको अंदर एंट्री नहीं है। और अभी तो नुसुक हाजी तो सब पहनते हैं ना, हाजी तो सब पहन के यहाँ से निकलते हैं, कितने प्लेन में पहन लेते हैं। हाँ, तो कितने यहीं से पहन तो जिनको उम्रा करना है तो उनको हरम के अंदर काबे शरीफ के सहन के अंदर अलाउड है, और जो एहराम में नहीं है वो ऊपर से तवाफ़ कर सकते हैं। अच्छा, उनको अंदर एंट्री नहीं है। और क्या तकलीफ आ सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ तो नहीं आ सकती है, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए गर्मी बर्दाश्त करने के लिए, ज़्यादा चलने के लिए। अब कितने लोगों को फोबिया होता है कि ज़्यादा पब्लिक देख के डर जाते हैं, ठीक है। आपको आपकी होटल का लोकेशन जो है वो याद रखना है, अपने मोबाइल में रखना है। मोबाइल चोरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं ऐसा मोबाइल चोरी, गिर घूम जाना। हाँ, अगर आपकी लापरवाही हो तो घूमना तो कुछ है ही। बेटर ये है कि अपना होटल का लोकेशन जो है ना, कि जो होटल में आप रुके हैं उसकी फ़ोटो आप निकाल ले, व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर ले, वो बेटर। ऐसा कार्ड टाइप नहीं रहता जिसमें सारी स्कैन करो, पूरा स्कैन आ जाए? हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टूर ऑर्गेनाइजर्स तो हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर सारे QRs रहते हैं, तो लोकेशन ये कर सकते हैं जी। और मोस्टली मेरा ऐसा पर्सनल मशवरा है कि जो लोग हैं वो इंडियन ही सिम कार्ड को इंटरनेशनल रोमिंग करके जाए, तो ये हाँ, फ़ोन का भी बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो ये चीप और अफोर्डेबल है, क्योंकि सऊदी का डाटा लेना, फिर सऊदी का सिम कार्ड लेना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ का लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। नहीं, यहाँ का सस्ता है, ये थोड़ा ये है, मिथ है। मगर ये प्रीपेड नहीं है, पोस्टपेड है खाली चलता। कौन सा वाला? नहीं, प्रीपेड भी चलता है, प्रीपेड भी चलता है। और बेस्ट पार्ट कैसा है कि एक बार अगर आपने वो इंडिया का लेके गए तो आप व्हाट्सअप कॉल इजीली कर सकते हो, कि सऊदी का डेटा यूज़ करें तो आपको व्हाट्सअप कॉल नहीं लगेगा। बट सऊदी में तो कैसे भी करके व्हाट्सअप कॉल बंद है ना? नहीं, इंडियन डेटा पे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। अगर आप इंडियन डेटा यूज़ कर रहे हो तो आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। अभी मैंने सऊदी में बात की थी कोई मसले के ऊपर, यही हज का मसला था, तो वो भाई मुझे कॉल कर रहे हैं, आपके टूर ऑपरेटर ही थे वो भाई, मेरे को टूर ऑपरेटर थे तो एक अलग नंबर आया सऊदी का, तो मैंने उससे बात कर लिया बराबर।
और मैंने भी जब उनको वापस करने लगा तो कॉल नहीं लग रहा है। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सुनिए, ना। हाँ जी। फिर वो दूसरी बार मुझे कॉल किया तो अलग नंबर आया। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं एक ही सिम यूज़ कर रहा हूँ, रिलायंस का हम्म। सिम एक ही यूज़ कर रहा हूँ, मगर कॉल डाइवर्ट हो के आ रहे हैं। देखिए ये तो इंडियन जो है मोबाइल टावर के वजह से डिफर करता हूँ। नॉर्मल अगर कॉल करते नंबर हो तो सेम रहता है हाँ, भाई। नहीं नहीं ये होता है, ये भी जो है वो टेलीकॉम रिलायंस इंडस्ट्री। वाला कुछ भी कर सकता है भाई। नहीं नहीं रिलायंस नहीं, हाँ। ये आप रिलायंस नहीं, सारे फोन्स का ये इशू, ये सऊदी के एंड से इशू आता है। ये मैंने भी काफ़ी टाइम देखा है। लेकिन बेस्ट ये है कि हाजियों को ये बोला जाए कि व्हाट्सएप पे कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। तो इंडियन सिम लेके तो वहाँ चलते हैं यस यस, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो हाजी लोग जरा ध्यान रखिए, इंडियन सिम लेके ये मत सोचो कि वहाँ का सिम कार्ड लेंगे तो फिर सस्ता रहेगा। वहाँ का अगर आप लेके जाओगे तो आपको 40 रियाल में 5 GB है डेटा, शायद कुछ, या 80 रियाल में 5 GB का डेटा है। और उसके बाद भी आप सिम लो, रजिस्टर करो, फिर अपने पास डालो, फिर आपके वालिदैन जो जा रहे बूढ़े उनको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर ये यहाँ का एयरटेल का, वोडाफोन का, या जियो का यहीं से चालू करके दे दे आप। और क्या क्या ले जाना चाहिए यहाँ से? बेटर ये है कि बूढ़े जो है वो चलने के लिए शूज़ अच्छे हो, और गर्मी के कपड़े बेटर हो। एंटीबायोटिक्स जो है वो ले जाए। बोलते हैं मेडिसिन वहाँ बहुत महंगी है, सही बात है? मेडिसिन बहुत महंगी है और इंडियंस को सूटेबल नहीं होती, और इजीली लाइक अप्रोचेबल नहीं है। जैसे अगर हमारे यहाँ कैसा है कि हम मेडिकल में जाके बोले डोलो दे दो तो वो 1 मिनट में एक काट के दे देगा। तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो यहाँ से ले जाना अलाउड भी है वहाँ पर? ऐसा हो सकता है कि वहाँ मेडिसिन के लिए रोकते हैं कि नहीं, ये नहीं अलाउड है? सीडीसीयू मेडिसिन जो रहती है ना, सिडक्शन वाली, जो सो जाते हैं उसके लिए थोड़ा सा ये है, सोने वाली, उसका प्रिस्क्रिप्शन ले तो बेटर है। लेकिन पैरासीटामोल जो इंडिया की बहुत अच्छी गोली है, पैरासीटामोल हो गए। और डायरिया के लिए जो है मोस्टली फूड पॉइजन देखा गया कि हाजियों में फूड पॉइजन ज़्यादा हुआ है, तो फूड पॉइजन लेके जाए। सेकंड देखा गया क्या रीज़न होता है? टूर ऑपरेटर का खाना और हज का मीडिया खाना अच्छा नहीं रहता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है, देखिए सऊदी में मोस्टली गल्फ कंट्री जितनी भी ना वो फ्रोज़न फूड्स आते हैं। अच्छा। फ्रेश तो अभी रहा ही नहीं, क्योंकि लॉज उन लोग की फूड को लेके बहुत टफ है। जितना भी तो फ्रोजन ही ज़्यादातर रहते हैं। उसके बाद भी फूड पॉइजन होता है हाजी कभी ज़्यादा खा लिया, ठीक है, मैं किसके ऊपर क्या खा लिया, तो फूड पॉइजन के एंटीबायोटिक्स ले ले। क्लाइमेट की वजह से भी होता हाँ क्लाइमेट की वजह से होता है, ज़्यादा गर्मी होती है। और एंटी एलर्जी ले ले, एलर्जी की दवा, जैसे धूल कभी अगर हो गई तो उनको, अस्थमा वाले हैं तो अपना प्रॉब्लम सब, यानी मेडिकल किट अपना यहाँ से लेके जाए, ये बोलना आपका? हाँ। ठीक है। और क्या आपके हिसाब से? और लेकिन मोस्टली मेरा ऐसा ये है कि शुगरी ड्रिंक्स जो है ना वहाँ अवॉइड करें। प्रोसेस फूड वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको अवॉइड करें। फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दे कि फ्रूट्स ज़्यादा खाए, और अवॉइड करें कि ज़्यादा धूप में बाहर निकले, न निकले। हाँ न निकले। देखिए लोग क्या होता है, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अभी आपको अगर मैं बताऊँ कि हरम के पास मोस्टली इंडियंस जो है ना वो अजीज़िया में रुकते हैं। बराबर। अजीज़िया हरम शरीफ से 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस में है, और सब में नज़दीक वही है बोलते हैं। हाँ मतलब वो एरिया है अजीज़िया, रुसैफा, खालदिया, ये एरिया ही है। इसमें होता क्या है कि हम लोग सब जितने भी रवान लेते हैं वो लोग 1-2 ज़िलहज्जा के करीब में जाते हैं, जो लास्ट में जाते हैं। तो हज जो हुज्जाज कराम क्या करते हैं कि वो लोग बार बार हरम की तरफ जाते हैं। एक बार पहला तो आपका उम्रा हो गया, फिर बार बार इमोशनली वो हरम की तरफ जाते कि मैं और एक उम्रा कर लूँ। ये हज के पहले की बात करो, हज जाने से पहले। तो उनको ऐसा चाहिए कि थोड़ा प्रिकॉशन ले, ज़्यादा हरम की तरफ नहीं जाए, क्योंकि आप अजीज़िया की नज़दीकी मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो भी हुदूद हरम में आती है। तो कितनी बार तवाफ़ करने मिलता है हाजी अगर जाता है, जो 30 दिन के पैकेज में आप लोग के साथ जाता है? देखिए तवाफ़ अगर ऊपर से जितनी उसकी मर्ज़ी कर सकता है, आदमी सेटिस्फाई ऊपर से नहीं होता तवाफ में। वो तो सऊदी का लॉ है कि नहीं, उसका मगर देखा जाए तो कोई नहीं हो सकता ना, मतलब थोड़ा सेटिस्फाई नहीं होता कि ऊपर से तो अभी नहीं करता। लेकिन अभी अगर सबको करना दीजिए सलीम भाई, तो नीचे तो पब्लिक पूरा एकदम मैस हो जाएगा ना, क्योंकि पब्लिक देखिए आप ऑलरेडी हराम में इतने लोग रहते हैं। और दूसरी बात कैसा है कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वहाँ के लॉ को फॉलो करना है। जो सिक्योरिटी गार्ड अगर आपको बोल दे कि अब भाई नहीं जाना, तो उससे लड़ना नहीं है आपको। ये भी है कि वहाँ के सूरतें लोग सुनते नहीं किसी की। देखिए सलीम भाई, ये तो इंडिविजुअल राय है। मेरे हिसाब ने अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको जिस तरीके का पेशेंस दिया है ना, अगर हमें और आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए, क्योंकि उनको तो लैंग्वेज आती नहीं है, और वो हमारी अच्छाई के लिए खड़े हैं ना वहाँ पे। उनको पता है कि अगर मैं इनको आगे जाने दे दूँगा और इनको तकलीफ़ आएगी, तो हाजी इमोशनली जाता है।
हज से पहले इतनी तवाफ़ और उम्रा करने जाता है कि हज जब फ़र्ज़ का अंजाम देने का वक्त आता है तो एकदम थक जाता है। तो मेरी गुजारिश हाजियों से ये है कि आप जैसे हज से पहले अगर जा रहे हैं तो पहले उम्रा कर ले और इत्मीनान से अपनी होटल में रहो, नज़दीक की मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप हरम की तरफ का रुख करोगे तो आपको हरम के अंदर जाने तो नहीं मिलेगा, आपको सहन में ही पढ़ने मिलेगा, और फिर आपको जाना और आना और अपनी ताकत को कम करना ये हो जाएगा। एक बार हज हो गया आपका तो आप जा सकते हैं। अभी आपने कहा कि हज के टाइम पे जो फ़राइज़ है हज के, उसके टाइम पे एनर्जी नहीं बचती है, तो उसमें क्या क्या एनर्जी लगती है और क्या फ़राइज़ कैसे अदा होता है? देखिए शॉर्ट में बताइए। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि 7 ज़िलहज्जा की रात से सब जो है मीना का रुख करते हैं, मीना जाने का रुख करते हैं। मेन अरकान कहाँ से शुरू होते हैं? मेन 8 ज़िलहज्जा की सुबह से। क्या होता है? 8 ज़िलहज्जा की सुबह से जो हमें मतलब 7 ज़िलहज्जा की रात शाम से मीना की तरफ जाना शुरू होते हैं। 8 ज़िलहज्जा आपको मीना में रहना है, 9 ज़िलहज्जा आपको अराफात में रहना है, 9 ज़िलहज्जा की रात को आपको अराफात से मुज़दलिफ़ा आना है, 10 को आपको मुज़दलिफ़ा में रहना है सुबह में, फिर 10 को मुज़दलिफ़ा से आपको मीना आना है, या आप जमरात जा सकते हैं, कंकड़ी मार के, फिर आपकी कुर्बानी होनी है। 11 को आपको मीना में रहना है, 12 को आप मीना में रहना है। कुछ शाफ़ी हज़रत 13 तक का मीना में रुकते हैं और आपको तवाफ़ ज़ियारा करना है। तो ये 5 दिन के लिए आपको बचाना है। बहुत पूरे ये 5 दिन जो है आगे पीछे नहीं होता, वही डेट पे होता है। यस करेक्ट। हाँ, और पूरे वर्ल्ड से लोगों को वही जगह। यस करेक्ट। सऊदी गवर्नमेंट मैनेज कैसा करती है ये? अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन लोग को बहुत वो किया माशाल्लाह। कोई भी गवर्नमेंट मतलब ये अल्लाह ही मैनेज करता है। सलीम भाई बेहतरीन इंतज़ाम करते। ये है कि वो इंतज़ाम का सही तरीके से हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सामने जाना है तो बोलते हैं ऐसा पूरा 2 किलोमीटर घूम के जाओ, वो क्या है? ठीक है सलीम भाई, ये क्या है कि अभी जैसे वो बोलते हैं हम लोग देखे वहाँ सुरता खड़ा, जाने नहीं देते। हाजी को बोलते 4 किलोमीटर, मेरे एक दोस्त गए थे तो काजी भाई करके हैं, वो ऐसे ही कर दिए, बोले अरे भाई मेरे को यहाँ जाने का, तो बोले भाई 5 किलोमीटर घूम के जाओ, वो क्या है? सलीम भाई, अगर डायरेक्ट जाने के लिए बोला जाए कि ठीक है यहाँ से सीधा रास्ता यहीं जाओ, तो समझो 1 लाख आदमी आ रहे हैं, तो वो 1 लाख आदमी अगर यहाँ से जाएगा तो ये हो जाए स्टैम्पेड हो जाएगा ना। इसीलिए वो लोगों को ऐसा 2 किलोमीटर चला गया फिर ही जगह भेजते, तो वो लोग जो है बढ़ जाते हैं। यानी कुछ भी हो जाए एक साथ एक जगह ये 5 दिन का जो है बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनको सब करना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाजियों से जो सुन रहे हैं, सूरतों की बातें माने। हाँ प्लीज़ उन लोग की बात माने। वो लोग आपके लिए खड़े हैं और वो लोग आप ही के भले के लिए खड़े हैं। ठीक है, आपने तो बहुत सारी ये सब बारी बात करी है। अपना जो मेन मकसद एक तो ये भी था कि हाजियों को बताया कि क्या कर, कोई हेल्पलाइन वगैरह नंबर होता है आप लोग का? देखिए अभी हम लोग आज तक कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं निकला जी। हाँ, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो है वो डायरेक्टली हाजियों से कांटेक्ट में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। कोई दूसरे को पढ़े या कुछ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऐसा है ना कि एक हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र अपने हाजियों को अपनी फैमिली के जैसा लेके चलता है। अपने प्रॉफिट को, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल है, अपने प्रॉफिट को ऐसे गले में लेके चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल है। हम मेहनत करते हैं, हम हाजियों के 24/7 हम हाजियों की खिदमत के लिए खड़े रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हाजी को हमारा काम ऐसा रहता है कि हाजी को कुछ भी हो तो यस वी आर देयर, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ना, हम भी हमारी सर्विस दे रहे हैं जी। एक मिथ है कि रेडी क्या माध्यम है कि सारे लोग जितने भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर थे ये कमाई के पीछे आते, एक दिमाग में लोगों के बैठ गया, अरे एक टूर ऑपरेटर कमाएगा, 5 लाख से लेके 20 लाख तक का पैकेज रहता है। नहीं सलीम भाई, मिथ नहीं है। देखिए ये तो मेरी जो फर्म है अल-मुक़द्दस जो है, ये हमारे वालिद साहब ने स्टार्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है लोग हमारी सर्विस से और हमारी खिदमत से जो है वो हमारे के पास आते हैं, कि उनको पता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, इसीलिए वो हमसे कनेक्टेड है। अभी हम अपने एरिया में माशाल्लाह कितने बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स हैं, पुराने हैं, कोई टूर ऑपरेटर नया नहीं, सब 25 साल 30 साल पुराने ही मिलेंगे। वो लोग अपनी सर्विसेज दिए तभी तो आज इंडस्ट्री में माशाल्लाह उनके पास हाजी है। आपने कभी सुने भी नहीं होंगे उनके एडवर्टाइज आते हुए, आपने कभी देखे? एडवर्टाइज नहीं आते तभी तो बिचौली लोग जो है, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही देखते हैं। जितने भी बड़े टूर ऑपरेटर है, आज आप हो तो आप अपनी टूर के देख रहे हैं, अपने हाजी देख रहे हैं, अपने जितने नंबर है उनको देख रहे हैं, मगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके इसमें कभी नहीं देखा गया है। प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस।
जी जी, इसीलिए मैं आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको बुकिंग करना है तो डायरेक्ट हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के पास आइए। कैसे करें? आप तो एडवर्टाइज नहीं करते हो सर। एक गांव में आदमी बैठा हुआ है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे अल मुकद्दस है, यहाँ पर ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर, वो कैसे पता करेगा? उसके तो चौराहे पे जो टूर ऑपरेटर एक आदमी बैठ गया दाढ़ी टोपी लेके, वो उसी को लेके चलते हैं। जी जी, ये थोड़ा सा अवेयरनेस ये है, इंशाल्लाह सुब्हान तआला हम जो है ये कोशिश अवेयरनेस करेंगे। कैसे आएगा? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग लोगों तक पहुँचने कि की। आप लोग टूर ऑपरेटर जो भी रहते हैं, वो जो अपने कोटा जो रहता है वो सिर्फ उसी में मस्त रहता है, बुरा मत लगाना। देखिए नहीं एग्री करते क्योंकि आप आए हो, आपको पता है कि आप सबके बारे में जवाब नहीं देते, मगर हकीकत ये है कि नहीं भाई, मेरा कोटा पूरा हो गया भाई, मैं को क्या करना है भाई, खत्म। जी जी, ये बात एग्री करता हूँ मैं। करना पड़ेगा। हाँ, ये बात एग्री करता हूँ, लेकिन कि हमारी भी प्रायोरिटीज़ रहती है ना कि पहले मैं अपने आप पहले को मैं सेव कर लूँ। या शेख अपनी अपनी देख। प्रायोरिटीज़ तो है ना, पहले मैं अपने आप को सेव कर लूँ, बाद में मैं देखूँ। तो आज तो तुम आए ना। हाँ तुम तो बोले ना, ये मेरे को पॉडकास्ट तुमने बोला है जी जी, दुआ करते अल्लाह कि सुब्हान भाई तआला कैसे करेंगे कैसे इंशाल्लाह। ये सॉल्व किया जाए, ये कैसे निकाला जाए, एक बहुत ज़रूरी, इसलिए इमरजेंसी में आपको पॉडकास्ट लेना पड़ा। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी मेन जो पॉडकास्ट का मकसद था कि हज में जो फ्रॉड होता है हाजियों के साथ, एक उम्रा और एक हज के टाइम पे, वो कैसे रोका जाए, वो कैसे क्या होना चाहिए, वो क्या प्लानिंग होना चाहिए? देखिए, इसमें सलीम भाई क्या होता है कि कोई अगर हाजी के साथ फ्रॉड होता है ना, सबसे पहली बात वो आगे आता नहीं। क्या फ्रॉड मतलब, कैसे फ्रॉड के क्या तरीके? अभी ये देखा कि रजिस्टर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अपन कॉलर पकड़ सकते हैं उसका। जी जी, बिल्कुल इतनी सही है। चीज़ है कि अपन अगर कोई बीच पे भी मेरे कोई केस हो गया तो मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ। मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो कैसा है ना, वो बराबर हमको मालूम है कि यहाँ कंप्लेंट कर दो, ये रजिस्टर्ड है, इसके 50 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए, ये जुड़ा हुआ है, इसको अगले हज का कोटा चाहिए, तो ये वो नहीं करता है। जो अनरजिस्टर्ड रहते हैं, जो आपके जो एजेंट्स लोग रहते हैं सर, जो लाते हैं आपके पास, क्या आपके पास 100 हाजियों को बेचने की ताकत नहीं है? नहीं, ऐसा होता है ना सलीम भाई कि अभी हमारे पास जैसे कोई पासपोर्ट्स आते हैं तो पहला तो हम भी इतनी मसरूफियत थी ये साल कि डायरेक्ट हाजी तक का पहुंच नहीं सके। लेकिन जो अगर आज तो गूगल में बहुत इजी, गूगल में डालेंगे रजिस्टर टूर ऑर्गेनाइज़र तो गूगल में बता देगा कि ये रजिस्टर है। इंटरनेट का ज़माना है, एआई का ज़माना है। और जैसे आप बता रहे हो कि हाजी के पास इतनी अवेयरनेस नहीं, उनकी जो मतलब बच्चे लोग हैं, आज इंस्टाग्राम पे हर रील चलती है, सब पता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ऑनलाइन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो है, यकीन माने सलीम भाई कि वो बहुत अच्छे से लोगों को नहीं लोगों को अवेयरनेस मैं नहीं मान सकता। नहीं, लोग अगर स्पाइस और मसाले में इंटरेस्टेड है, मेरे प्रोफाइल में मानना ही नहीं है ये बात। नहीं देखिए, आप नहीं मानने से एक चीज़ वो नहीं होती। लोग है ना, आज इंस्टाग्राम पे आपको दूसरा डाल दीजिए रील, बहुत मजबूत चलेगी। आपको अपने हक के लिए क्या चाहिए वो आप सर्च नहीं कर रहे, उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए ना आपको। ये तो आप मान सकते हो ना। हाँ, वो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या सिलेक्शन करना, उसकी रिसर्च करने के लिए कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो आज वो हमारे में कमी है ना। तो वो लोग भी तो एक से एक रील डालते हैं भाई जी, वो लोग भी तो एक से एक रील डालते हैं, जो हाजियों को परेशान करते हैं, हाजियों के पैसे खा, करोड़ों रुपए खाते हैं। जी जी, बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली हमारी गलती, हाजियों की भी गलती है कि वो देखते नहीं, करते नहीं, पैसे दे देते। बहुत सारे केसेस आते हैं इसमें, तो हाजियों को तो ध्यान देना चाहिए। मगर एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर गवर्नमेंट मिलके ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैसे खत्म किया जा सकता है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है जो हज कमेटी से लिंक्ड है। हज कमेटी की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको सारे वेबसाइट नीचे मिल जाएगी, मेंशन्ड है वहाँ पे, ओपनली मेंशन्ड है। और हज डिवीज़न का ईमेल आईडी है, हज डिवीज़न का आपको मोबाइल नंबर वहाँ पर कस्टमर केयर नंबर है। आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है कि इनके पास पैसे दे सकता हूँ क्या मैं। उन्होंने रखा है वो, मतलब ये गवर्नमेंट ने रखी है। यस आप ये तो किसी को पता ही नहीं चलता यार, वो अपने कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए, अभी क्या है कि मोस्टली लोग गवर्नमेंट के पेजेस फॉलो नहीं करते है ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की पेजेस फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट के अभी हज पे जाना है तो आपको वो भी पेज फॉलो करना पड़ेगा जहाँ से आपको अपडेट्स मिलती है। अगर बूढ़े हैं तो घर वाले बच्चे लोग करें। यस मोमा का जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बाकायदा पेज है। और मल्टीपल टाइम हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्हें मल्टीपल टाइम अपने खुद के पेज पे उन्होंने चीज़ें बताई है डायरेक्ट अपने मुस्लिम हाजियों से जो जा रहे हैं। अगर कोई उनको फॉलो करता रहेगा तो पता चल जाएगा कि वो टाइमली अपडेट्स देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिवली वो काम करते हैं। किरण रिजिजू जी की बात, जी, उनके रहते हुए तो लास्ट ईयर का जो है हज का पूरा कोटा कैंसिल हो गया था पीटीओ। नहीं देखिए, वो कैसा हो गया था वो उनके वजह से नहीं बोल सकते हैं।
वो मिसकम्युनिकेशन कुछ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के एंड से हुआ था पैसे जमा करने में, कुछ सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर कर दिया था, और कुछ ये तीनों में कम्युनिकेशन गैप हो गया था, जिसके चलते जो है कोटा तो नहीं भुगतान चला। तो हाजी को भरना पड़ा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये साल जा रहे सब माशाल्लाह। अच्छा, जो बात हुई थी कि पिछले साल जो हज के पैसे अभी तक सब बराबर जा रहे हैं, सब टूर ऑपरेटर पैसे वापस कर रहे हैं। यस यस अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आप लोग कर रहे हैं, मगर वो जो बीच वाले उनका क्या है? अब वो जो जिनका पैसा वापस नहीं हो रहा है वो हाजी लोग आ जाए, वो जाए मिनिस्ट्री के पास, जाए पुलिस के पास, जाए कंप्लेंट मैं कराए। उन्होंने सब में पहले सोशल मीडिया पे वार्ड लगाने का कि मैंने ये टूर ऑपरेटर से लिया हूँ, जी मैंने जी। इस बंदे को पैसे दिया हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के हमारे भी नज़र उसी से ही आती है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो सलीम भाई आप बोल दीजिए कि अगर कोई कर आपको मैं कांटेक्ट तो कर 50 बार बोला भाई, 50 बार बोलता हूँ, मगर हाजी भी क्या सोचता है, पहले मैं मेरा पैसा निकालूं। नहीं, पैसा कैसा है कि पैसा तो उनको पुलिस के जरिए से मिलना ही नहीं मिलना है। मिलता है भाई, कहाँ हो, हज़ारों केस पड़े भाई, करोड़ों रुपए के केस पड़े। वो लंदन भाग गया था, क्या नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो लंदन भाग गया था, उसका हमने लंदन में भी बात किए थे। उनके जो ससुरे हैं वो लंदन की एक मस्जिद के वो थे, इतने बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, मगर हाजियों का पैसा खाने की नीयत से। और ज़्यादातर ये चीज़ें ना उम्रा में होता है, देखिए सलीम भाई, उम्रा पे आते हैं। चलो हज एक का देखिए आपने यहाँ बोला कि पैसे तो वैसे उनको मिलने नहीं वाले, है ना। मैं फिर ऐसा भी नहीं लेकिन बोला। नहीं, जैसा अगर आप कंप्लेंट करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि कम्युनिटी अपना कम्युनिटी के लिए तो अच्छा रहेगा कि एक उस पर केस होगा, चीज़ें आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट टाइम दूसरे लोग जाएंगे नहीं उसके पास। वो पुलिस स्टेशन में केस लिखाना भी तो बहुत बड़ी बात है नहीं, ना। आप जो वो भी है- पहुंच जाता है कि साहब जरा संभाल लेना, वो- पुलिस बोलती सिविल मैटर है, फिर नहीं सिविल तो नहीं होता, ये क्रिमिनल मैटर तो पे ये जाते हैं। मैंने आज तक लोग हाजियों की बात करते हैं, हाजियों का हाथ चूमते हैं, हाजियों से दुआ मांगते हैं, हर कुछ मांगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई कि एकदम पाक जन्नती लोग हैं। तो उनके लिए आज तक किसी ने ऐसा कोई चीज़ चालू नहीं किया कि भाई इनके अच्छे के लिए चालू किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपकी जो ये राय है इंशाल्लाह मेरे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर भाई के सामने रखूँ, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बहुत तरीके कुछ से। स्टार्ट करने की ज़रूरत है रेहान भाई। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, एक अगर हम सोचें कि ये करप्शन कम हो, ये जो टूर ऑपरेटर। अच्छा चलो ये बताइए, आपका मैं बैनर देखता हूँ, आप मुझे 90,000 रुपया देते हो उम्रा का, 90,000 से 1,30,000 रफली पकड़ रहा हूँ। जी जी। एक देखता हूँ 60,000 रुपया, एक ऐड देखता हूँ 2,500 रुपया भरो। अरे ये क्या है यार, मेरे पास कितने ऐड करने के लिए आते हैं भाई, 2,500 रुपया महीना भरो, अगले साल नंबर लगा, वो स्कीम है, लॉटरी सिस्टम है, ये सब क्या है? सलीम भाई ये एक हाजी को सोचना चाहिए, अगर कोई आदमी अगर जो अनरियलिस्टिक पैकेज बेच रहा है, जैसे कुर्बानी का बकरा अगर मैं आपको बोलूँगा 10,000 में देता हूँ मैं आपको 100 किलो का, तो आदमी को समझना चाहिए ना कि भाई ये क्यों इतना सस्ता दे रहा है, क्या वजह है। अब टिकट का फेयर देखिए, आज रियाल देखिए 25 रुपये क्रॉस कर गया है रियाल, ठीक है। फेयर देखिए 30-35 हज़ार का फेयर, 40,000 का फेयर है। आप देखिए होटल्स कितने कॉस्टली हो गए वहाँ पे, वॉर की वजह से और होटल कॉस्टली हो गए और होटल्स कम हो गए। मदीना शरीफ में तो सलीम भाई मैं आपको बताऊंगा कि एक होटल हम लोग पिछले साल 200 रियाल में लेते थे, वो 700 रियाल में लेनी पड़ी। मतलब मदीना शरीफ में कंस्ट्रक्शन वर्क इतना स्टार्ट है कि जो करीब की जो एतराफ़ की जो होटल है 200-250 मीटर की होटल, वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब आपको जो 500-700 मीटर 800 मीटर दूरी रुकाना पड़ेगा हज्जियों को। मतलब आप समझिए कि इतना यानी बोलने का मतलब है आपका पैकेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मगर टूर ऑपरेटर का जो रेट है, वो जो ऐड आती है वो कम होती जाता है, उसमें फ्रॉड होना चालू हो जाता 100% ये लोग पैसे लेते हैं, रोलिंग करते हैं और फिर ये नेक्स्ट करते हैं, ये है। next रोलिंग करते का हैं। मुझे समझाइए, हाजियों को समझाइए आप रोलिंग का। देखिए कैसा है कि जो अगर सस्ता पैकेज लेता है, जिसने आपको 55,000 60,000 रुपये का अगर उसने बोला है, वो पैसे ले लेता आपके, और फिर जो है जो उससे पहले वाली बुकिंग ली हुई रहती है उनको लेके जाता है, फिर वापस सस्ते में बुकिंग लेता है, फिर जो आपकी बुकिंग लिए रहती थी उसको ये करता है। तो ये टोटल रोलिंग करता है पैसे। बहुत सारे लोग तो जाके भी आ जाते हैं ना, जो जाके आ जाता है अभी, जैसा बहुत सारे फ्रॉड एक आप ये करो, हीरा गोल्ड, जितने लोगों को पैसे मिलना था मिल गया, लेकिन कितने लोग के बच गए। किसी को भी नहीं मिले अभी तक। नहीं, शुरुआत में जिसको बेनिफिट मिलना था, जिसको शुरुआत में बेनिफिट मिला, तो उसने बेनिफिट शुरुआत में उठा लिया ना, पीछे के लोग लटक गए ना। तो इसमें यही है कि कौन लास्ट में रुक जाएगा वो नहीं पता। जो रुक गया वो फंसा। जो रुक गया फंसा। तो इसको कभी आपकी टूर प्राइवेट टूर ऑपरेटर से कनेक्टेड है, कोई बोलेगा कि हमको क्या करना है, हम तो हमारा कोटा भेज दे रहे हैं, हम दुनिया की क्यों सोचे, तो इसमें तो फिर कभी हो नहीं पाएगा। देखिए मैं तो गुजारिश करूँगा कि अगर आपको हज को जाना है या उम्रा को जाना है, आप रजिस्टर्ड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के साथ जाइए। अगर उसने कुछ भी किया, उसने समझो कि आपके साथ कोई भी गलत
कमिटमेंट किया, तो आप एक मिनिस्ट्री में कंप्लेंट फॉरवर्ड करोगे सीपी ग्राम के थ्रू या डायरेक्ट मेल करोगे आप हज डिवीजन पे, तो उस पर इंस्टेंटली मिनिस्ट्री एक्शन लेती है। मिनिस्ट्री सलीम भाई ये काम में मगर वो तो उम्रा पे नहीं लेती ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि उम्रा भी आप हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के थ्रू जाइए रजिस्टर, तो आप तो ये फ्रॉड का सवाल ही नहीं उठता। हर आदमी तो ऑर्गेनाइज वो नहीं बन पाएगा ना। क्यों करते हैं? आपका 50 लाख रुपया डिपॉजिट, फिर लाइसेंस फीस, नहीं। फिर लाइसेंस के नॉर्म्स, तो वो मेरी बात नहीं समझे आप। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर भी उम्रा करते हैं, लेकिन वो लोग के पैकेजेस जो रहते हैं ना वो रियल पैकेजेस होते हैं जो करंट मार्केट रेट के ऊपर। आपका कहने का मतलब है कि पैकेजेस के चांसेस फ्रॉड के कम हो जाते हैं उसमें। हाँ, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाता है। आपकी फैमिली अच्छे से गवर्नमेंट ही क्यों इनको ये नहीं लाती? जैसे आज एक चाय वाले को चाय बेचना है तो उसके लाइसेंस है, पान वाले को पान बेचना है तो उसके लाइसेंस है, ये बाल काटने वाला तो उसके लाइसेंस है, तो ये इनके लाइसेंस गवर्नमेंट क्यों नहीं निकालती? देखिए अभी ये कैसा है कि ये निकालना चाहिए। कोई अगर हमारे एंड से मुसलमान के एंड से अगर कोई अगर इसको रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट को, मैं करता हूँ, मैं कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह, आप रिक्वेस्ट कीजिए इंशाल्लाह के प्रोविजन हम बोलते हैं कि भाई देयर शुड बी प्रोविजन यार, इतने फ्रॉड्स होते हैं। सो पीपल हु हैव बीन चीटेड शुड अप्रोच द लीगल प्रोसेस। नहीं करते भाई, कितने जन तो भाई ये है पैसे निकालने के चक्कर में कंप्लेंट नहीं करते। अभी भी मैं आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा कि जो सऊदी गवर्नमेंट से डील करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। सारे हज के कंप्लायंसेस वो देखती है। तो अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, अगर वो चाहता है कि उम्रा भी प्रोविजन में आए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आए, तो वो जो है पिटीशन फाइल कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है मिनिस्ट्री को कि आप अपने प्रोविजन में लीजिए। हमारे जो मुस्लिम लीडर्स है वो ये काम कर सकते हैं। तो ये मुस्लिम लीडर की तो बात छोड़ दीजिए सर, उनकी क्या बात करेंगे अपन जी। अच्छे हैं बेचारे, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये सब जगह भी उनकी नज़र नहीं जाती। अभी सऊदी एयरलाइंस ने रेट बढ़ाया तो कौन मुस्लिम नेता ने बोल दिया? कोई नहीं बोल। किसको पड़ी है? किसी को नहीं पड़ी है। सऊदी एयरलाइंस तो रियली गलत कर रही जी। नहीं, आप बोल के मत ना, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आप क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे आप मुस्लिम नेताओं की बात की, मुस्लिम नेताओं को सब अच्छा करने का रहता तो सब कुछ अच्छा हो जाता। अभी ये बताइए आपको कि सऊदी में उम्रा के लिए, सऊदी में कोई ऐसी अथॉरिटी है कि जो वहाँ पर कंप्लेंट करने से कि भाई ये उम्रा वाले ने हमको धोखा दिया, ये दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसको अलाउड नहीं हो? या इंडिया में ऐसी कोई अथॉरिटी हो? देखिए सऊदी में तो अथॉरिटी है सलीम भाई, लेकिन होता क्या है कि उम्रा एजेंट, समझो XYZ उम्रा एजेंट है, उसने बुकिंग ले ली, ठीक है, और यहाँ पर उसने एक जो उम्रा लाइसेंस होल्डर है सऊदी से, उसके पास वीज़ा लगा दी, ठीक है, उसने वीज़ा स्टैंपिंग कर ली। तो जो वीज़ा जो आती है ना वो पूरे पैकेज के साथ आती है। पैकेज मतलब कैसा कि 7 दिन मक्का की होटल, 7 दिन मदीना की होटल, उसके साथ पूरी की वीज़ा इशू होती है। बिना होटल्स लिए हुए वीज़ा इशू नहीं होती। तो अगर सऊदी में अगर कंप्लेंट होती है तो वो जो कंपनी है जो जिसने वीज़ा स्टैंपिंग किया है उसको वहाँ पर जो है सर्विस देनी पड़ेगी हाजियों को, लेकिन वो टिकट की सर्विस नहीं दे सकता, होटल्स की अकोमोडेशन। ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर जो एक तो होता है कि गए नहीं, पहले फ्रॉड हो गया, दूसरा वहाँ जाने के बाद दूसरा फ्रॉड इस तरह का होता है कि लोग अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर अपना मुनाफा बचाने के लिए, अब बुरा मत मानने की बात, जनरल यहाँ हाजियों की बात है, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं, तो वो होटलों में अच्छी नहीं रखते हैं। अभी कल ही देखे तो कड़ी नहीं थी लगी थी, मैंने एक वीडियो डाला था कि लेडीज टॉयलेट में कड़ी नहीं रहेगी तो कैसा चलेगा भाई? मामूली बात है, कोई बोल देगा भाई बहुत मामूली है, वहाँ लाखों को लोग आते हैं, मगर जब लेडीज टॉयलेट में अगर कड़ी नहीं रहेगी तो भाई कैसा चलेगा? नहीं, वो मैंने वीडियो देखा आपका, आपने जो अपलोड किया था अजीज़िया के बारे में। देखिए अजीज़िया का इशू ऐसा रहता है कि ये जो होटल्स होती है ना वो साल में एक बार ओपन होती है, साल के अंदर एक बार ओपन होती है, और मोस्टली ऐसा होता है कि कहीं कहीं कोताहियाँ हो जाती है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, ज़रूरी नहीं कि आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिले। 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए तो पीटीओ में, तो पीटीओ के साथ जाना। और क्या है कि जो गवर्नमेंट हज कमेटी के एंड से जो गवर्नमेंट के स्टाफ भी रहते हैं उन पर भी ज़्यादा काफ़ी प्रेशराइज होता है। लेकिन इतना एश्योरेंस है सलीम भाई कि जैसे आपका वीडियो देखा था मैंने, तो वो वीडियो वो टाइम का था, उसके बाद सफाई भी हो गई होगी, उसके बाद का वीडियो आने के बाद आता क्या ना सफाई? नहीं, ऐसा वीडियो नहीं, देखो हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि लोग कंप्लेंट करते हैं उसके बाद ठीक होता है। नहीं सलीम में क्या है कि हर चीज़ का एक रास्ता होता है ना। आप अगर प्रॉपर चैनल से जाए, प्रॉपर, आप बिग बात याद रखना, हाजी पे शक तो मैं नहीं कर सकता, मैं हाजी पे नहीं शक करूँगा कि उसने जानबूझ के किया। हर एडियन इंसान है ना, वो सबर कर सकता है, वो हाजी है, वो कैसे भी करे। मेरा मानना ये है कि हाजी जो है गलत नहीं करेगा, वो सिर्फ हज के लिए जा रहा है, हज करने के लिए जा रहा है,
मैं समझता हूँ कि वो झूठ बोलने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी। नहीं वाकई देखिए, में जब तकलीफ होती है, अभी हमने एक न्यूज़ डाला था कि भाई वहाँ पहुँचने के बाद, जिससे आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी, मैं एक बार वापस नाम नहीं लेऊंगा उसका, कि वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने आप को बहुत बड़ा टूर ऑपरेटर समझते हैं, मगर वो वहाँ पहुँचने के बाद हाजी को जगह नहीं दी, चेक इन नहीं मिल रहा है। नहीं वो आपकी बात सही है। उस वक्त जो है ना रमज़ान का शायद कुछ इशू था रमज़ान के अंदर, और काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी, मुझे भी पता है। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने चेकआउट नहीं किया था होटल से। वो चेकआउट नहीं करने की वजह से टूर ऑपरेटर को चेक इन नहीं मिली थी। तो इसमें ये होता है कि देखिए सलीम भाई, टेक्निकल पॉइंट से अभी आप फ़्लाइट का ले लीजिए। नहीं पहले पुलिस पे नहीं फ़्लाइट का भी अगर एक बार फ़्लाइट जाती है, अगर वो नहीं आई तो फ़्लाइट तो डिले या कैंसिल है। तो वैसा ही रूम के इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे। जैसे पहले से अगर कोई हाजी है, अभी इंडियन रुका है तो उसको आप इजीली बुला सकते हैं। अगर मिस्री कोई रुका है या कोई दूसरे कंट्रीज़ के रुके हैं तो उनको कन्विंस करना बहुत टफ होता है। वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्यूट होना ही होना है, और लॉस किसका होता है, टूर ऑपरेटर्स का। तो कोई टूर ऑपरेटर हाजियों ने बनाया कि हमको वादा किया था, रूम नहीं दे रहा है, उसके बाद टूर ऑपरेटर के आदमी जवाब ही देना बंद कर दिए। चलो कितनी देर फर्क होता है, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 3 दिन तक नहीं दिया गया। और जहाँ वादा किए और दे रहे दूसरी जगह। एक हज में जो प्रॉमिस करते हैं उसके अलावा भी देना एक फ्रॉड है। करेक्ट। अगर आप उनको ए प्रॉमिस करें और बी देना, ये भी एक फ्रॉड है। नहीं, हज में तो नहीं कर सकते, क्योंकि हज में ऑलरेडी फिक्स चीज़ होती है। देखिए हज के अंदर सलीम भाई क्या होता है कि हज के अंदर भी है ना, होटल वाला जिससे बुकिंग लेते हैं ना, वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। उमरा के अंदर क्या होता है, जो आपने इंस्टेंट बताया ना, जो आपके अपलोड किया था, उसमें वो टूर ऑपरेटर के साथ होटल वाले ने गलत किया। उसने क्या किया, अब ये जो डील्स होती है ना उमरा में, डायरेक्ट डील्स होती है। इससे सच में आपकी होटल ले लिया मैंने, आप दे दो। तो वहाँ की भी गवर्नमेंट जब इतना सब कुछ देख रही है, होता है एक्शन होता है, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स होते हैं। वो टूर ऑपरेटर ने बाकायदा उनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया था, लेकिन अभी सबके सामने खुल नहीं सकती ना जी। वो बाद में जो उन्होंने। ठीक है, वो चाहता तो उसको कहीं दूसरी जगह एकोमोडेट करा था। हज का टाइम तो नहीं था, नहीं उमरा के टाइम पे नहीं, अगर वहाँ पर आदमी अपना मुनाफा देखता है, प्राइवेट टूर नहीं ऑपरेटर, नहीं नहीं सलीम भाई, मैं आपको करेक्ट करूंगा। अगर वो चाहेगा तो बोल सकता है कि भाई देखो यहाँ पर एक मेरे 10 हाजी है, वो यहाँ पर जो है बुकिंग नहीं मिल रही, यहाँ पर ये आदमी नहीं छोड़ रहा है, आप उनको दूसरी जगह एकोमोडेट कराओ। ठीक है सलीम भाई, इसका जवाब ये है सलीम भाई कि जो वक्त में वो हुआ था ना, वो वक्त में हज से ज़्यादा हाजी रहते हैं। वो वक्त थी 20 रमज़ान, मेरे को अच्छे से याद है। 20 रमज़ान जो रहता है ना, उसको हम लोग अशरा पलटता है। तो जब अशरा पलटता है ना, तो उसमें इतनी मतलब गहमा गहमी हो जाती है ना कि वहाँ पर सारा पूरा मक्का फुल रहता है, क्योंकि लोकल्स को छुट्टी दे रहती है, लोकल्स आ जाते। तो वहाँ पर आप समझिए कि हज से ज़्यादा क्राउड उस वक्त रहता है 20-21 ज़िलहज्जा को। ताक रातों के लिए मक्का का रुख करता है। नहीं मगर कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, मगर जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें ये था कि भाई चेक इन करने नहीं मिल रहा है, और बहुत दूर लेके चले जा रहा है और दूर से ला रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अगर वहाँ पर एक दूसरे से टूर ऑपरेटर का कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है। सलीम भाई रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर था, इसीलिए दूर लग के, होटल तो थी ना, बिना होटल तो नहीं थे ना। वो नहीं मानेगा ना नहीं हाजी नहीं, तो वो कॉम्पनसेशन मांग लेता कि 5-10 हज़ार जो था वो एक्स्ट्रा वो दे दो, तो वो मना थोड़ी करते। ऐसा थोड़ी कॉम्पनसेशन हो जाता है सर यार। अभी अगर सलीम भाई एक हालात हो गए पैदा, एक हालत पैदा हो गए ना, बाहर का देश है, आप मंजर देख रहे हो कि वहाँ क्या इशू चल रहा है, कोई जानबूझ के करे, रख के यहाँ खाली नहीं दे रहा तो बात अलग है ना। अगर ये होटल खाली है, वो बोले नहीं भाई नहीं दूंगा, मेरे से अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि उस पोजीशन नहीं थी सही। ऐसे कुछ वीडियोस ऐसी आई थी कि बताया गया था 8 पैकेट लिए और सबको एक साथ खाना खिला रहे, वो भी चल रहा था। देखिए उसमें कैसा रहता है कि मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इंटेंशनली कोई नहीं करता। इंटेंशनली अगर कोई करे ना, जैसे जो फेक उमरा ऑपरेटर्स करते, कभी कभी चीज़ें हो जाती ऊपर नीचे, लेकिन उसने मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में उन्होंने हाजियों को बेटर सर्विसेज दी, फिर मैंने देखा वीडियोस भी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनके। कैसे अभी फेक टूर ऑपरेटर जो आप बोल रहे हो बार बार, कैसे इनको हटाया जाए? ये तो क्या है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो आगे आ जाए। नहीं आते भाई, बस वो आ जाए तो बेटर है। क्या कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम रजिस्टर हज गुरु ऑर्गेनाइज़र ने कुछ एक पहल करेंगे इंशाल्लाह कि जिसके साथ जो है फ्रॉड हुआ है उनको असिस्ट किया जा सके, ताकि जिन्होंने फ्रॉड किया उसके अगेंस्ट एक लीगल प्रोसेस चालू कर सके। जैसा आपका मेरा डिस्कशन हुआ था कि अगर हम कुछ कर सके तो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा 2027, अभी तो 2026 हो गया, 27 के लिए अभी से क्या प्लानिंग करना चाहिए? उम्रा के लिए, हज के लिए क्या प्लानिंग, कैसे करना चाहिए? देखिए मेरा तो यही बोलना है कि आप कोई भी अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स के पास मत जाइए, आप रजिस्टर हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के पास जाइए।
अगर हो सके तो सलीम भाई वो लिंक मैंने आपको व्हाट्सअप की थी, वो लिंक जहाँ से पैकेज सिलेक्ट होते गवर्नमेंट की, वो लिंक आप ये कर देना ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। और अभी हज 2027 की तो पॉलिसी आना बाकी है, जैसा पॉलिसी आएंगी पॉलिसी के बाद डिसाइड होगा। उम्रा के लिए नहीं होता है, उम्रा भी आप रजिस्टर हज ग्रुप ज़्यादातर टारगेट जो ज़्यादातर लोग हैं ना हजी या उम्रा पे जाने वाले के, उनका प्रॉब्लम होता है, वो फंस जाते हैं। देखिए वो ज़्यादातर स्कैम में आ जाते हैं। रजिस्टर टूर ऑपरेटर्स के साथ अगर उम्रा के लिए हाजी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उसको बाय हुक और बाय क्रुक उसको सही ठीक है, करना। वो उतना तो लोग पहुंच नहीं पा रहे ना। आप डायरेक्ट B2C में नहीं जा पा रहे हो, डायरेक्ट कस्टमर के पास आप नहीं जा पा रहे, तो वो क्या करे कस्टमर जो गाँव में बैठा है, ज़्यादातर वही के फ्रॉड होते हैं ना। देखिए मोस्टली जहाँ पर मुस्लिम आबादी है ना इंडिया में, जहाँ पर वहाँ पर रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है। सिर्फ वो हाजी को ढूंढना है कि मेरे पास कौन है। ये हाजी को भी ढूंढना है और वो टूर ऑपरेटर को भी अपने से एडवर्टाइज करना चाहिए। यस यस यस, इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे इस बात को कि मैं मेरे ऐसा हो जाएगा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जाएगा तो पैसा बढ़ जाएगा। हाँ तो पैसा बढ़ेगा, पैसा जो है वही लगेगा ना, बढ़ेगा कैसा, जो है वही लगेगा। नहीं, सबके प्रॉफिट और मार्जिन सबके अलग अलग पैकेज। देखिए उम्रा के अंदर प्रॉफिट रेशियो बहुत कम रहता है, लोगों की मेंटेलिटी ज़्यादा है। 2 से 3 हज़ार रुपये भी सर्विस चार्ज नहीं रख सकते, मोस्टली 2000 सर्विस चार्ज रहता है। हज में कितना कमाते हैं? हज में भी देखिए हम लोग के लाइबिलिटीज़ बहुत होती है, पूरा साल संभालना पड़ता है। पूरा साल संभालना पड़ता है, स्टाफ संभालना पड़ता है, हमारे पर्सनल एक्सपेंडिचर्स है। पब्लिक को कि भाई बहुत कमाते हैं, ऐसा है? नहीं, ये गलत फहमी है, लोगों की गलत फहमी है। अरे यार, प्राइवेट टूर ऑपरेटर के एक से ऑफिस देखो, स्टाफ देखो, मेहनत सब भी तो तो हज देखो के आप। पैसे से ही आती है ना भाई। आप उनको मेहनत भी तो देखो, वो सर्विस भी ठीक दे है, रहे हैं, ठीक इंश्योरेंस ले रहे, गारंटी ले रहे हैं, लोगों के पीछे लगे रहते हैं। हम्म। बाद में आप देखिए ना, यहाँ से गवर्नमेंट वाला कोई जाता है यहाँ से, तो हम लोग कोई कॉल आता है कि सर मेरा खाना हो सकता है क्या वहाँ पे, अरेंज करना पड़ता है ना, अरेंज बेचारा करना। हाँ government। नहीं, और जैसे यहाँ से कोई भी अगर बड़ा रुसूखदार आदमी भी हज कमेटी से जाता है तो कॉल हमको ही करता है कि भाई आपके होटल खाली है, कि आपके खाना है क्या, करना पड़ता है वो करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन, वी आर इन दिस इंडस्ट्री एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी ड्यूटी, हमारा जॉब अच्छी तरीके से की। अच्छा ये बात बताइए, सऊदी एम्बेसी इन इंडिया वो हज के टाइम पे कितनी सैक्शन? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं, मैं खुला बोल देता, आप अगर अच्छा भी जॉब दोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत हुआ जो सऊदी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन सऊदी, सॉरी इंडियन एम्बेसी इन सऊदी, वो किसी के काम नहीं आती। क्यों ऐसा? वहाँ के लोग किसी से काम नहीं आते। देखिए चाहे उम्रा की कंप्लेंट, अभी बीच में हमने एक डाला था कि उनके पास गए तो मतलब वो इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। देखिए आप बात करो CGI की, CGI जद्दा, देखिए माशाल्लाह, मैं अब वापस बोलें गवर्नमेंट की साइड पर, माशाल्लाह CGI जद्दा के जो लोग हैं, वाइस काउंसिल है, काउंसिल हज है, इनके हाथ में सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। और जितने भी हज कमेटी के थ्रू से स्टाफ जाते हैं ना, सब ये CGI के अंडर ही रहते हैं। मतलब जितनी भी डेपुटेशंस होते हैं ना, वो CGI करती है। CGI जो है वो MEA से कनेक्टेड है, MEA गल्फ जो है उनसे कनेक्टेड है। सो उनका वो कभी पिक्चर्स में नहीं आते, लेकिन जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने अरेंजमेंट्स होते हैं, वो सारा CGI करता है। नहीं, आप समझे नहीं। अगर एक हाजी को वहाँ तकलीफ़ है, वो पासपोर्ट भूल गया, या उम्रा के टाइम पे अभी 20 लोग अचानक वहाँ पर लड़ाई की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया, आई फाइंड इट वेरी, मतलब कि वो बहुत ही हेल्प करने लायक ही नहीं है। नहीं, मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ, करते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग पहुँचते नहीं। CGI का खुद का उनके नंबर अवेलेबल नहीं थे, वो फ़ोन नहीं उठाते। सब अवेलेबल है, CGI का खुद का डेस्क है मक्का शरीफ में। तो वो वहाँ पर हेल्पलाइन क्यों नहीं चालू करते हैं? है ऑलरेडी हज कमेटी के लिए और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी है CGI के अंदर। CGI का डेस्क एक है PTO, हाँ, हर साल रहता है, ये एक साल नहीं। और उनके जो है, आपको बता दूं कि CGI के लोग आते हैं हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की होटल में चेक करने के लिए, इंडिविजुअल हाजी को उठाते और पूछते हैं उनसे कि आपको सर्विस बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है, गवर्नमेंट है, हज कमेटी है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अंदर क्या खिचड़ी बनती है, बाद में बाहर आ जाता है कि भाई तुमको ये पैसा देना है, तुमको ये करना है, तुमको घड़ी लेने का है, तुमको 12,000 ये कर देना है, बेचारा फंसता हाजी है। नहीं, एक्चुअल में क्या हो गया कि सऊदी अथॉरिटीज़ की जो पॉलिसीज़ है ना हज को लेके, वो क्या बहुत स्ट्रिक्ट है और वो फ्लक्चुएशन बहुत रहते हैं उसमें, कभी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आपने सुना होगा 1 हफ्ते पहले बच्चों लोग की वीज़ा कैंसिल हो गई थी। अरे यार वो तो अजब ही था। एक आम आदमी भी सोचेगा
कि पहले अच्छा वीजा तो इशू हुआ ना भाई, वीज़ा इशू हुआ था। वीजा तो इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं इशू की ना। जी जी वीजा तो सऊदी में, मैं आपको केस बता दूं, शायद आपने देखा नहीं देखा, कि पहले उन्होंने कहा, पहले रूल था, जरा आप समझाएंगे जरा। पहले एक रूल ऐसा था कि जो है 12 साल के ऊपर के बच्चे जो है, नीचे नीचे हाँ का नीचे, allowed हाँ था। हाँ नीचे को अलाउड नहीं था, 12 साल के ऊपर के बच्चों को अलाउड था। हाँ, तो उन लोग की वीज़ाज जो है वो इशू हो गई थी, कौन इशू किया? सऊदी ने issue सऊदी इशू किया। अच्छा, बच्चे वहां पहुंचे तो बोलते बच्चे भाई वहाँ you are not पहुंचे, allowed। वहाँ से उनको अलाउड नहीं किया। तो वो सन की अरबी था क्या उधर? हाँ सन की अरबी था। नहीं, हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो क्या गया हो, मिसकम्युनिकेशन होगा भाई, क्या मिसकम्युनिकेशन? पॉसिबिलिटीज है। फिर वहां पर 12-12 घंटे बाद, 18-18 घंटे बाद लोगों को वहां पर क्या मानो मिनिस्ट्री से बात हुई, ये भी लेकिन सलीम भाई, इस पे आपको बोलना रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। विद इन आवर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ने और हमारे SPOC है, उन्होंने जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के दो ही SPOC, है ना आपके तो? एक है, SPOC कितने हैं? एक SPOC है, क्या नाम है? मिस्टर खालिद खेरेडी, अल खालिद खालिद, या हाँ मिस्टर खालिद खेरेडी। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ये चीज़ को टैकल किया, मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन करके, और इन्होंने कितने लोगों को डिपोर्ट होने से भी रोका वहाँ मालूम पे। है, नहीं होने दिया हमें, पता उन्होंने है। और 12 एक केस तो 12 घंटे बाद हाँ, मतलब जी। सबको लिया गया उसको। और उन्होंने पर्सनली किया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन गवर्नमेंट का पावर इतना था, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ऑफिशियल के जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने विद इन आवर्स जो इसको रिवर्स करा लिया ये रूल को, और फिर वापस से वो वीज़ाज इशूड हुई, और वो वीज़ा इशू होने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जा सके। अब पता है वो यहाँ पे इंडियन ये हज कमेटी ने क्या की, वहाँ पे कैंसिल हुआ। जब आप बात कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है क्या गवर्नमेंट में? यहाँ पे गए, यहाँ पे थप्पा मार के कैंसिलेशन का थप्पा दे दिया। देखिए इसमें क्या होता है ना कि बीच में ना वर्कर्स ज़्यादा रहते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, तो बात पहुँचने तक का टाइम लगता है ना। यार आजकल तो यार नहीं सलीम भाई, ऑलरेडी जो देखिए कहीं ना कहीं है ना गवर्नमेंट की, आप वो कह रहे हैं कि अच्छा काम की, खैर मैं डिनाई नहीं करता, पर कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी पॉलिसीज हो रही थी। हमने एक फैमिली का इंटरव्यू मारा, उनके हाथ में दे दिया कि आपका बच्चा नहीं जा पाएगा। सलीम भाई आप देखिए प्रेशर कैसा है गवर्नमेंट पे, प्रेशर कैसा है ना। सऊदी के साथ आप अगर कोई भी काम करो तो आपका प्रेशर, आप कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से इन लोगों ने अपना काम किया, आप यकीन मानिए। ठीक है, आप जो आपके माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स हैं, किरण रिजिजू साहब, जो हज वगैरह देखते जी। हैं, उनके बारे में तो क्या राय हो सकती है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यंग एनर्जिक हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने बड़े अच्छे से माशाल्लाह इंडियन हाजियों के मजबूरी में बोल रहे हो? नहीं मजबूरी में, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या उनके साथ। एक्सपीरियंस शेयर करोगे? नहीं माशाल्लाह देखिए, क्योंकि हम तो समझते हैं कि जो चीज़ गलत हुई है उसके जिम्मेदार वही है। नहीं जैसे कि 700 की 70 रुपए की घड़ी 7,000 या 700 की घड़ी 7,000 में दे रहे, तो उनके बगैर तो नहीं होएगा ना सर। नहीं देखिए, अभी जो नीचे लोग को आप पकड़ोगे नहीं, जिन्होंने सजेशन दिया है, जिन्होंने राय मशवरा दिया है, और जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है, जैसे आपने आपके स्टाफ को कोई काम दे दिया, अब गलती स्टाफ कर रहा है, अब वो यानी उनको अच्छा लगा होगा कि हाँ ये हमारे यस सजेशन यस कि भाई ये घड़ी होना चाहिए, हाथ में रहेगी, yes. गिरेगी नहीं, ऐसा कुछ हुआ था। यस तो उन्होंने वो तो अच्छा चाह रहे थे ना लोगों के लिए। अब ये हमारी कमी है ना कि जो हमारे लोग यहाँ पर है उनके एंड से इश्यूज हो रहे हैं ना। तो आप अगर डायरेक्ट अगर वहाँ पर उनको ब्लेम करके, तो दिस इज रियली नॉट डन। ही इज़ डूइंग, आप यकीन माने कि ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट जॉब इन द फेवर ऑफ इंडियन हज पिलग्रिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। कितना फर्क है अभी की मिनिस्ट्री में और पहले की मिनिस्ट्री में? अभी स्मृति ईरानी जी थे, स्मृति ईरानी मैम के साथ मतलब इतना वो नहीं रहा हमारा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 1 से 2 साल थे, वो टाइम पे कोरोना था। उससे पहले जो है नकवी सर थे, और उससे पहले सुषमा स्वराज मैम थी, लेकिन रिजिजू सर इज करप्शन बहुत सुना गया कि बहुत करप्शन होता है, करप्शन की बात होती है कि पर हाजी के ऊपर ये गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, ये बातें चलती है। आपने भी सुना होगा कि लोग आपस में बात करते हैं कि पर हेड पर हाजी का ये गवर्नमेंट इतना पैसा मांगती है, हाँ ये जो मिनिस्टर इतना पैसा मांगते हैं, ये जो बिचौलिए रहते हैं इतना पैसा मांगते हैं, क्या बात सही है? देखिए ये तो मिथ है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं है, और मैं इसको एग्री नहीं करता। ये भी 100 मुँह है, 100 बातें होती है। बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं, तो उनको बोला प्रूफ करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, कंप्लेंट करेंगे तो अगली बार उनका वीज़ा वो नहीं लगेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपको पता है इससे कितने केस हो चुके हैं? देखिए आप एक दोस्त है जिनका लाइसेंस इस साल भी कैंसिल हुआ था, पिछले साल कैंसिल हुआ था। बोलने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उनके पेपर्स कम हो सकते हैं, उनके बाद अगर उनके पेपर्स नहीं होंगे तो उनको नहीं मिलेगा।
अब अजम्पशन अगर हम करने जाए तो बहुत सी चीज़ों अजम कर सकते हैं, भाई पैसे ही नहीं दे रहा इसीलिए नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। मैं इसको एग्री नहीं करता। तो क्या लगता है आपको किरण रिजिजू साहब को और कितने साल लेना चाहिए? अरे मैं तो चाहूँगा लाइफ टाइम मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इंडियन हाजियों के लिए, देखिए बहुत अच्छी वैल्यू बढ़ी है वहाँ पे। और सऊदी जो है पहले सर्विसेज नहीं देते थे। आप अगर देखोगे पहले सर्विसेज नहीं आती थी सऊदी के एंड से, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से कम्युनिकेशन रहा है और कोऑर्डिनेशन रहा है मोमा का और किरण रिजिजू, आप देखिए कोई मिनिस्टर इतने गए, आप खाली किरण रिजिजू सर का जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडलिंग देखिए, मोमा का हैंडलिंग देखिए, वो बार बार इंडियन हाजियों से बात करना चाह रहे। अब हमारे इंडियन हाजी उनको फॉलो नहीं करते और उनकी बात नहीं सुन रहे, तो गलती तो हमारी है ना। आप देखिए अपडेट देखिए, अब आपने अजीजिया का जो वीडियो डाला उन्होंने फ़ौरन रिप्लाई दिया, तो आप देखिए अकाउंटेबिलिटी ली ना उन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए ये सही है, हकीकत है। तो लोग जो है अब एक बात बोल सकते कि बीजेपी के अगेंस्ट होके उनको वो नहीं कर रहे, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नज़दीक से उनको ये किया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए लद्दाख के हाजियों से वो मिले, आप देखिए मदीना शरीफ गए, उन्होंने कितने काम जो है ना बहुत आसान कर लिए। और वो उनका जो स्टैंड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। हो सकता है ये आपकी मजबूरी हो बोलना। नहीं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्या मजबूरी, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मुझे अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो मेरे को तो अलाउ है। मेरे को अगर अगले साल तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा भाई। वो तो लाइसेंस कैंसिल नहीं होना। स्मृति ईरानी जी ने किया था एक का लाइसेंस, जो कोर्ट में गए थे, पता है ना, वो तो जी नाम नहीं लेते अपन जी, आपको तो पता है ना। देखिए वो अभी कितनी फैक्ट्स है और कितने वो पेपर कोर्ट में तो गए थे ना सर। कोर्ट में तो हम भी गए थे, सारे लोग गए थे कोर्ट में। कोर्ट में तो जी देखिए जहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है उसको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो वो तो मना कर देगा ना, ये सही नहीं है। तो उसके बाद कोर्ट में जाती है बात और उसके बाद फिर सारी चीज़ें प्रूफ होती है और फिर उसके बाद जो है जुडिशरी एक्शन लेती कि नहीं ये सही था। जी सर, अभी काफ़ी वक्त हो गया है मेरे ख्याल से पुनः सारी पॉइंट रख दी कि कुछ बाकी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़्यादातर पॉइंट रख दी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी कैसे हम मिलके, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग कैसे मिलके एक बेहतर माहौल बना सकते हैं हाजियों के लिए, चाहे उम्रा पे जाए या? देखिए शॉर्ट में बताइए। मैं तो चाहूँगा कि जिसको जाना है हज और उम्रा के लिए सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स के थ्रू ही जाए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़े तो वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करे तो फ़ौरन उसके। अच्छा, अपनी जो आपकी मेरी जो बात हुई थी कि वहाँ पर एक पॉइंट रखा जाए लोगों के हेल्प के लिए, प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है? देखिए अभी क्या होता है कि वो इंशाल्लाह हम लोग रख सकते हैं, प्रैक्टिकली फिजिबल है। लोगों को अगर जैसे कोई हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर ने कुछ कमिट किया है और वो नहीं दे पा रहा है तो उसको हम लोग इशू सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि सर एक मीडिएटर की ज़रूरत है। एक मीडिएटर की ज़रूरत है। मैंने देखा है अपने जितने भी अपन मैटर डिस्कस करते हैं जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कभी मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन खालिद भाई भी हैं जिनसे मैं जो है मशवरा लेता हूं कि भाई इसका ऐसा है उसका ऐसा है, इनके पैसे देने पड़े। हाजी के लिए हमारे गली न्यूज़ में 0 टॉलरेंस है, हाजी को तकलीफ नहीं होना चाहिए जी इंशाल्लाह, चाहे भले वो आप बोलो कि क्या भी रहे, हम लोग 0 टॉलरेंस में जाते हैं। और मैं हाजी को ये कहना चाहूँगा कि जाने से पहले तहकीक करें। जो हज ऑपरेटर आपको जो है उम्रा ऑपरेटर आपके साथ दगा करता है, आप पहले वीडियो बनाइए कि ये करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए, हमको भी टैग कीजिए। मैंने देखा हूँ कि कंप्लेंट तो बात की बात है, जब उसका नाम उछलता है तब वो लाइन पे आता है। मैं हमारा राइटर हूँ, करेक्ट, ये होना चाहिए ना, करेक्ट, चाहे वो कोई भी रहे, मगर फ़ायदा मत उठाना भाई, अपना इसका फ़ायदा मत उठाना कि किसी की भी अच्छा भी करो रेट कम करने के लिए। मगर मेरा बिलीव है कि जितने हाजी है वो ऐसा नहीं करेंगे, जो उम्रा पे जाना चाहेंगे, जो ये जाते वो नहीं करेंगे। आखिरी मैसेज दीजिए आप। और सलीम भाई आपके एंड से एक वार्निंग, जो ये भी वो भी देख रहे हो ना फेक टूर ऑपरेटर, उनको भी आप वार्निंग दे दीजिए कि आप ऐसा ना करिए। क्या वो तो करना ही है भाई, जो हाजियों के साथ दगा सकते वो मेरी क्या बात सुनेंगे, वो अल्लाह की बात नहीं सुन रहे। बेशक अल्लाह का खौफ नहीं है उनको। बेशक एक मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो फेक टूर ऑपरेटर है उनको तो जब तक वो एक्सपोज नहीं होंगे, जब तक उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे नहीं आती है, जब तक वो एक्सपोज नहीं होता है, तब तक वो सुधरेगा नहीं। अगर उसको अल्लाह का खौफ रहता, मेरा खौफ तो दूर दूर जान दो, गली न्यूज़ का खौफ या दूसरे सोशल मीडिया, उसको अल्लाह का खौफ रहता तो ये करता ही नहीं ना भाई। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी टूर ऑपरेटर्स को, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर हो या फेक टूर ऑपरेटर हो, उसको कैश पैसा नहीं देना है आपको। हाँ, पेमेंट की बात ये रह गई थी अभी, मैं वही सोच रहा था कुछ तो मिस कर रहे,
कैसे करना चाहिए, फिर कैसे बुक करें? देखिए, आपको उनको जो है अकाउंट में ही पेमेंट देना है, चेक से दो, चेक से देना है, या डायरेक्ट अकाउंट में दो, या डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट देना है। और आप एक बात याद रखिए कि आपको उनकी टैक्स इनवॉइस लेना है। आपको 2 तरीके के टैक्स लिए जाते हैं इसमें, एक 5% GST है और पहले 5% TCS था, अभी वो 2% TCS है। तो TCS अगर हाजी लोग को पता चले कि वो पैसा जो है, जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो पैसा आपको रिफंड आता है। TDS है कि TCS, TDS TCS एक ही हो गया, टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स, वो हमारे यहाँ से रहता है, और टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स। तो हाजियों के बाद समझना है कि अगर हज का आपने पैसा भरे हो, कोई भी अमाउंट भरे, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर, दोनों के उम्रा के ऊपर लोग अलग अलग बाइफर्फिकेशन करते हैं, मैं हज की बात कर रहा हूँ। अगर हज के लिए आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस पे किए हैं और ये अप्रैल 1 से पहला पे किए हो, अप्रैल 1 से अगर आपने पे किए हो तो आपको 5% TCS आपके एंड से हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर ने पे किया होगा। तो वो 5% मतलब 25,000 रुपये हो गए। तो वो आप जब इनकम टैक्स फाइल करोगे तो वो आपको रिफंड आ सकते हैं। तो आप जब पेमेंट करो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को तो आपको 5% GST और 5% TCS 1 अप्रैल से पहले लगा होगा, और 1 अप्रैल के बाद आपको 5% GST और TCS का मौके 2% हो गया। अगर आप डायरेक्ट पैसे दो तो आप वाइड हो जाता है, आपके पास प्रूफ रहता है। यस, करेक्ट। अच्छा, अभी बीच में एक केस आया था कि दूसरे कुछ टूर ऑपरेटर ऐसे रहते हैं कि भाई एक काम करो ना, मेरी ये कंपनी के नाम से लो, चेक दो, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा है कि आप जब तक का डायरेक्ट टूर ऑपरेटर को वेरीफाई कर ले गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसके बाद ही उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें। मेरा एक आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बीच में अपनी बात से कुछ एग्रीमेंट बनता है, ट्राई पार्टी है या कुछ एग्रीमेंट बनता है, एक हाजी तो मगर मैंने कहीं एग्रीमेंट बनते हुए नहीं देखा हूँ। देखिए माशाल्लाह, जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर रजिस्टर है ना, उसको ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बनता है, वो कहाँ बनाता है? वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कैसा होता है कि जो हाजी जा रहा है वो, जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के थ्रू जा रहा है वो, और जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो CHGO का पार्ट है वो CHGO का, उसका एक एग्रीमेंट बनता है। एक 3 जन का एक एग्रीमेंट बनता है कि बनाना चाहिए? बनाना मैंडेटरी है, मिनिस्ट्री का रूल है। तो वो लगता है कि बनता है। यस, हम लोग बनाते, हम सब फॉलो करते। वो नई बात मालूम पड़ी मेरे। नहीं, वो बनाना जरूरी है, और वो बना के मिनिस्ट्री हमको अपलोड करने बोलती है, गवर्नमेंट हमसे लेती है वो, और उसकी एक डेट दी जाती है कि आपको ये डेट तक का ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट अपलोड करना है। पहले उसको हम लोग मॉडल एग्रीमेंट बोलते थे। इसका एक हमसे प्रोफोमा सैंपल लिया जाता है जब हम लोग हज की फाइल के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है। क्या डिटेल आती है कि भाई कब लेके जाएगा, कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कितना पैसा लेगा, कितना टैक्स से क्या है। 3 पेपर का एक वो रहता है, एग्रीमेंट रहता है। सब बनाते टूर ऑपरेटर 100% बनाते, बिना उसके अगर वो उसको अगर मैं अभी आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट मंगा लीजिए, देख लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और आपने नया आइडिया लेके हम बेहतर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे आप इसमें हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, रेहान ने बहुत सारी आइडियाज़ लाई है कि गली न्यूज़ और जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर, इन्होंने एक बात अच्छी कही है कि ये अपनी बात नहीं करते, ये पूरे प्राइवेट टूर ऑपरेटर की तरफ से ये बात करें कि कैसे एक अच्छा माल बने। हज और उम्रा में कैसे बिचौलिए लोग जो पैसे लोगों के खाते उनको दूर रखा जाए, तो इस बात के लिए ये पॉडकास्ट रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप बताइए हमारे को और फीडबैक ज़रूर दीजिए। और एक थैंक्स जो है रेहान को भी बनता है। मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं, रेहान ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रेहान जो है CST स्टेशन के बाहर है ना, मोबाइल के कवर बेचता था। मतलब फैमिली का बिजनेस था, मगर पैसे कमाने का शौक था और एक वो था। तो थोड़ा सा एक छोटा सा बताइए ना प्लीज। इट्स नॉट ऑफेंड। नहीं ऑफेंड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम लोग दूसरे लोगों को जो है एक वो रहता है। देखिए हम सब साउथ बॉम्बे के रहने वाले हैं, और साउथ बॉम्बे में मोस्टली जितने भी लोग ये करें उनको कमाने का पहले से शौक है। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन एक शौक था पैसे कमाने का। सो वो टाइम पे एसेसरीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, तो मैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह करता था। नहीं मतलब काम में आप शर्माते नहीं थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं शर्मा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।